रजिस्ट्रेशन चैप्टर हम लोग स्टार्ट किए थे, उससे सेकेंड क्लास कंटिन्यू करते हैं हम लोग। तो बेसिकली फर्स्ट क्लास में हम लोग 3 सेक्शंस किए हम लोग। एक है तुम्हारा कि रजिस्ट्रेशंस का तुम्हारा एलिजिबिलिटी कौन है, उसके बाद तुम्हारा क्या कौन कौन सा पर्सनस है नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशंस है, एंड सेक्शन 22 उसको यहाँ से रिविजन सब मेन मैथ से ही कराते हैं, यहीं से कराते हैं, ठीक है। तो हम लोग 7.2 यहीं से स्टार्ट करते हैं। जी लास्ट क्लास में जो भी सीखे थे एक बार 5 मिनट को एक रिविजन करते हैं। बेसिकली क्या है कि रजिस्ट्रेशन चैप्टर में देखे थे कि सर जीएसटी में रजिस्ट्रेशन तो जरूरी है, राइट, बिकॉज रजिस्ट्रेशन रहेगा तभी हम टैक्स कलेक्ट कर पाएंगे एंड टैक्स सामने वाला गवर्नमेंट को पे कर पाएंगे एंड हम इनपुट एज क्रेडिट क्लेम कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं हो पाएगा, ना ही हम कलेक्ट कर पाएंगे ना ही हमको आईटीसी मिलेगा। तो क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन था तो सर रजिस्ट्रेशन कहाँ से पूरा एक बार लेना है कि ऑल पैन इंडिया बेसिस की, नहीं, ऑल स्टेट से जहाँ जहाँ से तुम बिजनेस कर रहे हो वहाँ से तुमको लेने पड़ेगा, ठीक है। प्रोवाइडेड तुम्हारा अगर एग्रीगेट टर्नओवर पैन इंडिया बेसिस में अगर जो स्पेसिफाइड लिमिट है उस लिमिट को क्रॉस कर चुका है, नॉर्मली 20 लाख का लिमिट है, अगर इस पर ऑन गुड्स का केसेस में 40 लाख का लिमिट है, कुछ कुछ स्टेट में तो 20 लाख का ही है, एंड तुम्हारा 10 लाख का है, कुछ कुछ 4 स्पेशल कैटेगरी में से 4 स्टेट में 10 लाख का लिमिट है, राइट। बेसिकली 20 भी है, 20, 40 एंड 10 ये लिमिट है। सो नाउ अगर स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन तो करने पड़ेगा। अब एक ही स्टेट में हम चाहे तो मल्टीपल रजिस्ट्रेशन में ले सकते हैं, अगर मेरा सेपरेट लाइनर बिजनेस है मल्टीपल लोकेशन है एक ही स्टेट के अंदर, तो बट अलग अलग स्टेट है तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग रजिस्ट्रेशन चलेगा। अगर एक स्टेट में मल्टीपल बिजनेस कर रहे तो एक ही रजिस्ट्रेशन से काम हो जाएगा। अगर हम चाहे तो ऑप्शनल दिया गया था कि तुम मल्टीपल रजिस्ट्रेशन ले सकते हो, राइट। ये सब चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ था। इसमें से इम्पॉर्टेंट जो था तुम्हारा वर्ड वो है तुम्हारा टर्नओवर का कैलकुलेशन, जो लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। टर्नओवर थ्रेशोल्ड, टर्नओवर का कैलकुलेशन में जो हम लोग किए थे ऑल आउटपुट सप्लाई, टर्नओवर मतलब जो भी हम सेल किए वो सब आएगा, वो चाहे टैक्सेबल सप्लाई हो, चाहे एग्जाम सप्लाई हो, नॉन टैक्सेबल सप्लाई हो, एक्सपोर्ट हो, ठीक है। अगर हम अपने ही पार्टी से परचेस कर रहे हो, मैं अपना ही कोई कंपनी का दूसरा ब्रांच से जो अलग स्टेट में है, अलग से जीएसटी का नंबर है, जिसको बोलते हैं इंटर प्लांट ट्रांसफ़र, इंटर कंपनी ट्रांसफ़र, सेम प्लांट के दूसरा ब्रांच से इंटर ब्रांच ट्रांसफर बट अलग स्टेट है, तो उस केस में भी वो भी तुम्हारा टर्नओवर के डेफिनेशन में आएगा। बट ये जो है पैन इंडिया बेसिस में आना चाहिए, तुम्हारा पैन में जितने भी कंपनी जितना भी ब्रांच है सबका आ जाएगा ऑल इंडिया बेसिस, इसमें कोई जीएसटी नहीं आएगा। अगर हम कोई इन्वर्ट सर्विसेज बाई इन्वर्ट सप्लाई के ऊपर अगर रिवर्स चार्ज पर जीएसटी पे किए होंगे वो भी ऐड नहीं होगा, बाकी सब ऐड होगा, ओके। सो यहाँ पे था अगर सपोज अगर हम एग्रीगेट टर्नओवर मेरा स्पेसिफाइड लिमिट क्रॉस कर जाता है, सपोज 20 लाख 40 लाख बा जो 10 लाख है, तो का ऑल स्टेट में रजिस्ट्रेशन लेने पड़ेगा, नो। जिस स्टेट में हम टैक्सेबल गुड्स बेचते हैं तो उसी स्टेट में, जिस स्टेट में हम नॉन टैक्सेबल गुड्स बेचते हैं एग्जाम सप्लाई करते हैं तो उस केस में हमको रजिस्ट्रेशन का उस स्टेट से रजिस्ट्रेशन का ज़रूरत नहीं है, तो वो केस भी हम लोग यहाँ पे किए थे, राइट। उसी चीज़ का यहाँ पे है क्या एग्रीगेट टर्नओवर में तुम्हारा जो पैन इंडिया बेसिस एग्जेम्प्टेड वैल्यू एक्सपोर्ट गुड्स एग्जाम गुड वो भी तुम्हारा काउंट होगा, राइट। एग्रीगेट टर्नओवर वर्सेस टर्नओवर इन स्टेट क्या होता है, एग्रीगेट टर्नओवर रजिस्ट्रेशन का पर्पस के लिए है, बट टर्नओवर इन स्टेट क्या है कि जब स्टेट वाइज हम लोग जीएसटी पे करते तब ये टर्नओवर ऑफ स्टेट रिलेवेंट है मेरे लिए, राइट। ये जो थ्रेशोल्ड लिमिट है था तुम्हारा 10 लाख कर दिया गया था मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर और नागालैंड के लिए। बाकी केसेस में 20 लाख है नॉर्मली, 10 लाख मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर एंड नागालैंड है, ठीक है। और अगर कोई एक्सक्लूसिवली गुड्स बेचता है तो उस केस में 40 लाख है, ठीक है। ऑल स्टेट में 40 लाख है, ये वाला कुछ कुछ स्टेट्स छोड़ के जो हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे 40 लाख है गुड्स का केस में। तो इसके साथ साथ गुड्स के साथ साथ हम एक सर्विस दे सकते हैं जो कि अगर हम किसी को लोन दे रहे हैं सो फार एज उसका कंसिडरेशन डिस्काउंट का नेचर का है, राइट। पर इसका कुछ कंपलसरी कुछ एक्सेप्शन था कि जो सर लिमिट क्रॉस नहीं हुआ तब भी आपको लेने पड़ेगा, अगर एज पर सेक्शन 24 जहाँ पे कंपलसरी रजिस्ट्रेशन वाला केसेस था, अगर हम आइसक्रीम वाला में है, ठीक है, एडिबल राइस, टोबैको, पान मसाला ये सब में है तो तुमको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा, वो लिमिट का कुछ तो है नहीं। इस चीज़ को यहाँ से हम लोग किए थे, तो इसको सीएमए का मैट से अगर हम तुम लोग दिखाते हैं तो और इजी रहेगा, कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। एक मिनट, तुम लोग अपना बुक में उस तरह से एडिट कर लेना, सीएमए का मैट में जिस तरह से है। पेज नंबर देखो तो कितना पेज में था ये रजिस्ट्रेशन,
5.6 मतलब होगा 181 में है सर। 181 में ना। हाँ, वही 151। ये रजिस्ट्रेशन है। और एक चीज़ जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है ये तुम्हारा 16 डिजिट का होता है तुम्हारा। जीएस जिसको हम लोग GSTIN बोलते हैं। फर्स्ट 2 डिजिट जो है सपोज एक GST नंबर है, ठीक है। ये एक GST नंबर है जो कि ना 15 डिजिट का होता है, ठीक है। सो उसमें से जो फर्स्ट 2 डिजिट रहता है तुम्हारा ये स्टेट का कोड रहता है। जैसे कि हम लोग वेस्ट बंगाल का कोड है तुम्हारा 1919, ठीक है। उसके बाद का जो 10 डिजिट रहता है ना, सपोज ये जो है तुम्हारा, चलो ये हो गया तुम्हारा स्टेट का कोड। उसके बाद का जो 10 डिजिट रहता है यहाँ से लेके 10 डिजिट कहाँ तक होगा, के तक शायद 10 डिजिट काउंट में, वो तुम्हारा पैन नंबर रहता है, ओके। उसके बाद जो नेक्स्ट 2 डिजिट रहता है वो फॉर एंटिटी कोड। उस एंटिटी का जो एक कोड रहता है CIN नंबर वाला कोड, उस कोड का रहता है यहाँ पे। लास्ट डिजिट इज चेकसम नंबर रहता है कुछ लाइक 1 2 3 एक्स्ट्रा। सपोज की कंपनी में मल्टीपल रजिस्ट्रेशन है तो उसके में 1 2, तो फर्स्ट स्टेट कोड आ जाएगा, इनकम टैक्स का पैन आ गया के तक। उसके बाद जो तुम्हारा 1 है, ये जो 1 है ना यहाँ पे, ये 1 रिफ्लेक्ट एंटिटी का नंबर ऑफ द सेम पैन होल्डर इन द स्टेट। मतलब सपोज तुम अगर 2 रजिस्ट्रेशन लेके हो, तुम्हारा कंपनी तो वहाँ पे 2 रहेगा। तुम्हारा कंपनी का अगर ऑल इंडिया बेसिस में एक ही रजिस्ट्रेशन है तो 1 आएगा वहाँ पे, 4 है तो 4 होगा वहाँ पे। जेड जो है बाय डिफ़ॉल्ट तुम्हारा जेड आएगा वो, और जो 2 जो है एक चेक सम डिजिट है। सो रजिस्ट्रेशन अंडर GST इज नॉट टैक्स, इस तो समझ में आ गया, तो सेम चीज़ वहाँ पे लिखा हुआ था। नाउ पर्सन लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन हम लोग ये थे टैक्स पॉइंट का पॉइंट ऑफ व्यू से था, बट फॉर दी पर्पस ऑफ रजिस्ट्रेशन देखो कितना अच्छे से दिया हुआ है। स्पेशल कैटेगरी स्टेट है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, बट GST का पर्पस में जो तुम्हारा स्पेशल कैटेगरी स्टेट है उसको हम लोग 4 ही, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा, ठीक है। अब जो थ्रेशोल्ड लिमिट है उसका यहाँ पे एकदम कन्फ्यूजन नहीं दूर हो जाएगा ये अगर चार्ट को हम लोग देखेंगे। तो सिंपल चीज़ है, सब स्टेट में सब 20 लाख है। ओनली इन केस ऑफ स्पेशल कैटेगरीज से जो यहाँ पे देखा मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, तो वहाँ पे कितना है 10 लाख है गुड्स दोनों के लिए। नाउ अदर स्टेट जितना ही बचा हुआ है सबके लिए 20 लाख का लिमिट है, राइट। तो 10 लाख कहाँ पे है, ओनली मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा के लिए। तो 10 लाख तक है तो चल जाएगा, 10 लाख क्रॉस कर गया, ठीक है, तो तुमको GST का रजिस्ट्रेशन लेने पड़ेगा। अब 20 लाख है तुम्हारा अदर कोई भी स्टेट्स के लिए, ये स्टेट का साइज वाइज डिसाइड किया गया। अब नाउ कोई सप्लायर अगर एक्सक्लूसिवली गुड्स बेचता है, सप्लायर गुड्स बेचता है तो कितना है 40 लाख लिमिट है उसका, राइट। बट ये लिमिट 40 लाख नहीं है, 20 लाख है। किसके लिए 20 लाख है ये लिमिट, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, पुडुचेरी, सिक्किम, तेलंगाना, उत्तराखंड, इसके लिए तुम्हारा जो है 20 लाख की लिमिट किया गया। इसके लिए दैट मीन्स इसके लिए नॉर्मल लिमिट भी 20 लाख है ये वाला, ठीक है। अगर गुड्स प्लस सर्विस बेचेगा तब भी 20 लाख है, एंड ओनली गुड्स बेचेगा तब भी 20 लाख है, दोनों का केस में जो हम कल डिस्कस कर रहे थे। बट ये जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट है इसमें ओनली गुड्स या फिर बोथ केस में कितना होगा तुम्हारा 10 लाख होगा, ठीक है। यही चीज़ CA का बुक में जो है लिखा हुआ था यहाँ पे आओ, वही डायग्राम को यहाँ थोड़ा इस तरह से दिया था कि हम लोग समझ में दिक्कत आ रहा था। लाइक सबसे पहले चीज़ तुम आ जाओ मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, इसमें तो दोनों केस में क्या 10 लाख ही है, चाहे हम गुड्स एंड सर्विस दोनों बेचे या ओनली गुड्स बेचे, मेरा केस में 10 लाख ही है। तो बाकी ऑल स्टेट उसके केस में नॉर्मली 20 लाख है रजिस्ट्रेशन लिमिट, बट 40 लाख हो जाएगा अगर वो गुड्स बेचता है तो ये 40 लाख का जो बेनिफिट है 40 लाख का जो लिमिट सबके लिए नहीं है। जैसे कि मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा के लिए तो 10 लाख है, और एक्स्ट्रा जो तुम्हारा है पुडुचेरी, तेलंगाना, ठीक है, तो उस केस में तुम्हारा 20 लाख था। इसको और तुम्हारा देखो यहाँ पे ऐड किया ना, यहाँ पे ये जो अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, उत्तराखंड, तो कन्फ्यूजन दिख रहा था, तो इसका बदले तुम लोग जो है CMA का मैथ से यहाँ पे पढ़ लेना, ये बेस्ट है। छोटा सा एकदम अच्छा ये वाला जो है कॉपी में बुक में ये कर लेना ये, ठीक है। क्लियर ये वाला डाउट। तो थ्रेशोल्ड लिमिट नॉर्मली तुम्हारा 20 लाख होता है 4 स्टेट को छोड़कर, किसको किसको छोड़कर, मणिपुर, मिजोरम, MMNT, इस तरह से याद रखना, MMNT,
ठीक है। MMNT मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। MMNT में तुम्हारा 10 लाख है, ठीक है, बाकी सब में 40 लाख है, सॉरी 20 लाख है। 40 लाख होगा अगर ओनली गुड्स बेचा तो, बट ये जो 40 लाख है 20 लाख है किसके लिए? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, पुडुचेरी, सिक्किम, तेलंगाना एंड उत्तराखंड। AMPSTU, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, पुडुचेरी, सिक्किम, तेलंगाना, उत्तराखंड के लिए तुम्हारा 20 लाख का ही लिमिट है। ओके, ये जो थ्रेशोल्ड लिमिट था एग्रीगेट टर्नओवर का बेस में था। टर्नओवर का डेफिनेशन में यहाँ पे बोला गया था सेम चीज़ जो हम लोग वहाँ पे डिस्कस किए। ऑल टैक्सेबल सप्लाई आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है। एग्जाम सप्लाई भी आ जाएगा, अगर कोई एक्सक्लूडिंग अगर हम डिपॉजिट वगैरह दे रहे हैं वो तुम्हारे इसमें नहीं आएगा। एक्सपोर्ट आएगा, इंटर स्टेट सप्लाई वगैरह सब कुछ आएगा। स्टॉक ट्रांसफर बिटवीन ब्रांचेस अगर हम दूसरा स्टेट से लेकर आ रहे हैं तो वो भी आएगा तुम्हारा इसमें। नेक्स्ट का, इन फ्यू केसेस रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी इरेस्पेक्टिव ऑफ द साइज ऑफ टर्नओवर, राइट। द लिमिट ऑफ 40 लाख इज एप्लीकेबल ओनली टू अ सप्लायर जो कि ना एक्सक्लूसिवली गुड्स बेचता है, जो वहाँ पे भी हम लोग डिस्कस किए। हाउएवर अ पर्सन शैल बी कंसिडर टू बी अ पर्सन एंगेज एक्सक्लूसिवली, जो अगर लोन वगैरह भी दे रहा है तब भी माना जाएगा उसको, राइट। इन केस ऑफ सप्लायर ऑफ आइसक्रीम, एडिबल प्राइस, ठीक है, पान मसाला, टोबैको, फ्लायर्स, ब्रिक्स, बिल्डिंग ब्रिक्स, दिस, इसके लिए थ्रेशोल्ड लिमिट कितना है? 20 लाख। और स्पेशल कैटेगरी स्टेट के लिए कितना है? 10 लाख। दैट इज जो 40 लाख का जो बेनिफिट है, ठीक है। अगर हम ये सब बिजनेस कर रहे हैं, आइसक्रीम, पान मसाला, टोबैको, फ्लायर्स, ब्रिक्स ऑफ फॉसिल्स, बिल्डिंग ब्रिक्स, अर्थक्वेक वाला सॉरी अर्थ एंड रूफिंग टाइल्स वगैरह जो है, उस केस में तुम्हारा ओनली तुम माना कि एक्सक्लूसिवली हम गुड्स बेच रहे, तब भी तुम्हारा लिमिट कितना होगा? 20 लाख। और इन केस ऑफ स्पेशल कैटेगरी स्टेट मतलब वो जो MMNT वाला था उस केस में तुम्हारा 10 लाख है, राइट। ये चीज़ तुम्हारा CMA का मैट में देखो कैसे लिखा हुआ, CA का मैट में बोलते पहले कि 40 लाख का है बेनिफिट अगर ओनली, इसका फिर एक्सेप्शन बता दिया कि कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन वाला तो करना ही है। अगेन जो आइसक्रीम, पान मसाला, ये सब अब MMNT वाला यहाँ पे घुसा है, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, सॉरी MMNT मतलब मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश वगैरह भी तुम्हारे यहाँ पे घुसा है, बिकॉज वो भी तुम्हारे स्पेशल कैटेगरी स्टेट में था तो उसको भी यहाँ पे घुसाया है। उसका केस में तुम्हारा 20 लाख हो जाता था ना, 20 लाख जो यहाँ पे हम लोग किए थे। 40 लाख तो लिमिट नहीं है ना, उसके लिए भी 20 ही लाख है ना, तो इसीलिए ये वाला जो है इसको, इसीलिए ये चीज़ जो है यहाँ पे देखो फाइनल किया था ना, छोटा में समरी में क्या किया, कन्फ्यूज 20 लाख कर दिया ना, आगे ना। स्पेशल कैटेगरी स्टेट में तुम्हारा 10 लाख था और बाकी जो सब कुछ था वहाँ पे उस केस में कितना था? 20 लाख था वहाँ पे। यूटी माने यूनियन टेरिटरी, नॉट उत्तराखंड। पर्सन कौन GST में रजिस्ट्रेशन नहीं करेगा? जो तुम्हारा जो होली एक्सक्लूसिवली एग्जिम गुड वगैरह सप्लाई करता है, एग्रीकल्चर इसका ज़रूरत नहीं था, राइट। ये हो गया था हम लोगों का। अब उस मैट में आ जाते हैं। डन। हाँ, ये इंपॉर्टेंट था कि रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड ओनली फॉर अ प्लेस ऑफ बिजनेस फ्रॉम वेयर टैक्सेबल सप्लाई टेक्स प्लेस। मतलब मेरा ऑल ओवर इंडिया में मेरा अगर बहुत सारे स्टेट में है, सब माना कि एग्रीगेट टर्नओवर मेरा ज़्यादा है तो हर स्टेट में रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। जो स्टेट से हम टैक्सेबल सप्लाई वाला गुड्स बेचते हैं उस स्टेट में है, और किसी एक स्टेट में अगर एग्जाम सप्लाई वाला करते हैं तो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन की कोई ज़रूरत नहीं, राइट। यहाँ से केस स्टडी आ सकता है, इंपॉर्टेंट है ना, राइट। ट्रांसफर ऑफ बिजनेस का केस में तो ठीक है। कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन का केस हम लोग देख रहे थे, कहाँ कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना है। एक तो सर हम अगर बाहर का स्टेट में अगर माल बेच रहे हैं, ठीक है, इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स, ठीक है। अगर हम बाहर के सप्लाई ऑफ ए गुड्स का बात किया, हम सर्विसेज ले सकते हैं। इन पर्सनस मेकिंग एन इंटर स्टेट सप्लाई, तो यहाँ पे तुम्हारा जो है कंपल्सरी उसको रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा। थ्रेशोल्ड लिमिट जो है उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, अवेलेबल है इन केस ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज के लिए एंड नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स के लिए। एक्सेप्शन यहाँ पे वही लिखा था, सर्विसेज एंड नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स। उस केस में
थ्रेशोल्ड लिमिट जो 20 लाख का अवेलेबल है, बट अगर तुम गुड्स बेच रहे हो तो वहाँ पे तुम्हारा नॉन कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लग जाएगा। अगर इंटर स्टेट मगर बाहर के स्टेट में बेचते हैं तो एक कैजुअल टैक्स पेयर था, वो भी देखे थे हम लोग। रिवर्स चार्ज में अगर हम लोग ले रहे हैं, पर्सन जो कि ना रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करता है ऑन इनवर्ड सप्लाई रिसिप्ट, तो अगर एक्सक्लूसिवली मेकिंग आउटवर्ड सप्लाई जिसमें तुम्हारा रिवर्स चार्ज में ही पेमेंट होगा, तो उस केस में कोई रजिस्ट्रेशन जरूरत है। टैक्स ऑन विच इज लाइबल टू बी पेड ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम रजिस्ट्रेशन, उस केस में रजिस्ट्रेशन का जरूरत नहीं है। पर्सन्स हु आर रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज ऑन इनवर्ड सप्लाई रिसीप्ट, तो उसको रजिस्ट्रेशन लेने पड़ेगा। हम क्या किए, हम ऐसा कोई इनवर्ड सप्लाई लेते हैं जिसमें हमको जीएसटी पे करना है, तो जीएसटी पे करने के तो रजिस्ट्रेशन चाहिए। सपोज हम कोई एडवोकेट का सर्विसेज ले रहे हैं, तो उसमें से एडवोकेट तो देगा नहीं, उसमें तो रिवर्स चार्ज में हमको देने पड़ेगा। जीटीए का सर्विस लिए, उसमें तो हमको देने पड़ेगा, तो आई हैव टू टेक द रजिस्ट्रेशन। बट अगर हम एज अ सप्लायर कुछ ऐसा सर्विसेज दे रहे कि मेरा जो पूरा टैक्स ही है ना सामने वाला पे करेगा रिवर्स चार्ज में, तो हमको रजिस्ट्रेशन का ज़रूरत नहीं। फॉर एग्जांपल कोई अगर जो रिवर्स चार्ज वाला जो सर्विस देता है, फॉर एग्जांपल जीटीए, ठीक है, वो अगर ओनली जीटीए का सर्विस देता है तो उसका केस में रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा, चल जाएगा उसको, बिकॉज सामने वाला तो उसका देगा, ठीक है। ई कॉमर्स ऑपरेटर वाला तो किए थे हम लोग, करना ही था तुमको। उसके बाद एजेंट वाला भी करना था। एजेंट है तो कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगा उसको। आईसीडी है, ओआईडीआर ऑनलाइन वाला, तो लेनी पड़ेगा उसको। नाउ नेक्स्ट हम लोग देखे थे सेक्शन 23, पर्सन नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। कौन कौन सा पर्सन्स को रजिस्ट्रेशन लेने का ज़रूरत नहीं है, तो इस केस में भी पूरा कवर कर चुके थे हम शायद, मेन पॉइंट पर के, राइट। ठीक है, किसको किसको लेने का ज़रूरत नहीं, वही सेम चीज़ जो वहाँ पे था, एक्सक्लूसिवली अगर कोई एग्जेम्प्ट सर्विस दे रहे हैं व गुड्स बेच रहे हैं हम, तो हमको लेने का ज़रूरत नहीं है। ऑल तो मेरा टर्नओवर ज़्यादा है तो रजिस्ट्रेशन लेने का जरूर, बिकॉज मेरा जो आउटपुट है सप्लाई जो है वो एक्सक्लूसिवली हम बस एग्जेम्प्ट कैटेगरी के गुड्स या सर्विसेज देते हैं, तो अगर मिला के रहता तो रजिस्ट्रेशन का ज़रूरत था। एग्रीकल्चरिस्ट लेने का ज़रूरत नहीं है, राइट। इस सबके एग्जाम्पल एक बार देख लेना। गवर्नमेंट अगर पर्सन ओनली रिवर्स चार्ज बेसिस पे सप्लाई करते हैं, मतलब हम जो सप्लाई करें, मेरा आउटवर्ड सप्लाई जो है इसका टैक्स जो है सामने वाला रिसिपिएंट पे करेगा, तो हमको लेने का ज़रूरत नहीं है, राइट। जैसे कि ट्रांसपोर्टर का केस था, ये ट्रांसपोर्टर क्या गुड सर्विसेज दे रहा है, तो इसका ये जो जीएसटी कलेक्ट नहीं करेगा, ये सामने इसका जो रिसिपिएंट है वो खुद इसका जीएसटी पे कर देगा गवर्नमेंट को, तो हमको लेने का ज़रूरत नहीं है, राइट। उसके बाद पर्सन मेकिंग इंटर स्टेट सप्लाई, अब जहाँ पे भी मेरा टर्नओवर का लिमिट 20 लाख से नीचे होगा वहाँ तक तो ऑब्वियसली लेने का ज़रूरत नहीं है। और हैंडीक्राफ्ट गुड का केस में भी अप टू 20 लाख लेने का ज़रूरत नहीं है। सर्विसेज का केस में भी अप टू 20 लाख। माना फर्स्ट बोला था इंटर स्टेट तुम सप्लाई करते हो, गुड्स करते हो, तो 1 रुपये भी तुम बेचे तो रजिस्ट्रेशन लेने पड़ेगा। बट सर्विसेज कर रहे हैं या फिर हैंडीक्राफ्ट गुड्स करे तो 20 लाख रुपये तक तुम्हारा पास ऑप्शन था। 20 लाख रुपये तक जब तक मेरा सेल नहीं होता तब तक हम रजिस्ट्रेशन लेने का ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ वहाँ पे करे वो चीज़ अलग से यहाँ पे दिया हुआ है। फिर तुम्हारा अब क्या है, तो हो गया खत्म। नेक्स्ट यहाँ से आ जाते हैं हम लोग। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कैसे 20 लाख तक वहाँ पे उसके बाद ही होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, जो चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ, एक क्वेश्चन भी हम लोग किए थे शायद, क्वेश्चन नंबर 1 जो था, क्वेश्चन नंबर 2 भी किए थे हम लोग रजिस्ट्रेशन का बेसिस में। नाउ प्रोसीड्यूर फॉर रजिस्ट्रेशन। अब सपोज तुम्हारा थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस कर गया 20 लाख फॉर ऑल स्टेट अदर देन मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, ठीक है, बाकी सबके लिए 20 लाख था तो हो गया। या फिर 40 लाख तुम्हारे को ओनली गुड्स बेच रही हो, तो कौन कौन सा स्टेट के 40 लाख, सबके लिए, बट ये चारों MMNT छोड़ के स्पेशल कैटेगरी में 10 लाख था, और अरुणाचल प्रदेश, मेघालय वो सब केसेस में 20 लाख था, बाकी सबका केसेस में 40 लाख। ओके, अगर ओनली हम गुड्स बेच रहे तो। अब मिक्स्ड है तो तुम्हारा इस केस में उस स्टेट के लिए तो 10 लाख 20 लाख ही होगा, बाकी सबके लिए 20 लाख होगा नॉर्मली। सो ना प्रोसीड्यूर क्या है, एक्ट में लिखा हुआ है यहाँ पे, तो इस चीज़ को हम लोग डायरेक्ट एनालिसिस यहाँ पे करते हैं। व्हाट इज़ द प्रोसीड्योर्स। ये वेबसाइट है जहाँ पे सब कुछ पोर्टल GST www.gst.government.in, यहाँ पे सब कुछ लॉगिन करके सब कुछ करने पड़ता है, ठीक है। तो नाउ वेयर एंड बाय व्हेन टू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन। सपोज तुमको पता चल गया कि मेरा टर्नओवर जो है क्रॉस कर गया, या फिर हम कंपलसरी रजिस्ट्रेशन वाला क्लॉज में फॉल करें, बिकॉज हम इंटर स्टेट माल बेच रहे हैं गुड्स, तो वहाँ पे 1 रुपये भी अगर बेचेंगे तो हमको रजिस्ट्रेशन करने पड़ेगा, ठीक है। सो पर्सन हु इज़ लाइबल टू बी रजिस्टर्ड आइदर सेक्शन 22 या फिर सेक्शन 24। ये कौन सा सेक्शन हम लोग कर रहे हैं, सेक्शन 25 प्रोसीड्योर है यहाँ। तो कंपलसरी था तुम्हारा 24 में, या फिर 22 में जो थ्रेशोल्ड लिमिट वाला कहानी था, ये थ्रेशोल्ड लिमिट TH, या फिर कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करने पड़ेगा। जो अगर मेरे इस केस में हम लायबल है कि रजिस्ट्रेशन करना ही पड़ेगा, तो इन एवरी सच स्टेट
या फिर यूनियन टेरिटरी जहाँ पे वो लायबल है, जहाँ से वो टैक्सेबल सप्लाई करता है, तो वहाँ पे उसको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करने पड़ेगा 30 दिन के अंदर, विदिन 30 days फ्रॉम द डेट ऑन विच ही बिकम्स लायबल टू रजिस्ट्रेशन। सपोज जी इस दिन मेरा 20 लाख टर्नओवर क्रॉस किया, जो भी थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस किया, आज ही हम इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हैं, तो ठीक है, तो 30 दिन का अंदर अंदर नाउ यू हैव बिकम लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, तो 30 दिन का अंदर अंदर तुम्हारा रजिस्ट्रेशन अप्लाई हो जाना चाहिए। ठीक है, वेयर एंड व्हेन टू अप्लाई, कहाँ अप्लाई करना है, ऑब्वियसली जीएसटी पोर्टल में, कब तक अप्लाई, 30 दिन के अंदर अप्लाई हो जाना चाहिए। अगर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है या फिर नॉन रेजिडेंट तो 5 दिन का अंदर, प्रायर टू दी कमेंस, बिजनेस स्टार्ट करने से पहले 5 दिन का अंदर उसको अप्लाई करने पड़ेगा। सपोज एग्जांपल दिए यहाँ पे, ये बंदा है, ए कंपनी इज एंगेज इन सप्लाई ऑफ सर्विसेज इन दिल्ली, द टर्नओवर एक्सीड कर गया, सब सर्विस का केस में लिमिट क्या था, 20 लाख ही होगा, ठीक है, तो उसके इसमें 40 तो गुड्स का केस में था, 20 लाख है ऑन 1 नवंबर को, तो कब तक हो जाना चाहिए, 1 नवंबर प्लस 30 डेज, ठीक है, तो उसके बाद दैट इज़ कि 1 दिसंबर हो रहा है यहाँ पे, 1 दिसंबर तक तुम्हारा अप्लाई हो जाना चाहिए, अप्लाई कर देंगे हम, मेरा काम है अप्लाई करना, रजिस्ट्रेशन देना नहीं देते तो डिपार्टमेंट का काम है, अप्लाई हो जाना चाहिए। ना रजिस्ट्रेशन कैसे लेंगे, स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन लेंगे, ऑब्वियसली बात है, जिस स्टेट से हम टैक्सेबल सप्लाई कर रहे होंगे, राइट, 1 रजिस्ट्रेशन पर स्टेट, राइट, बट हम चाहे तो मल्टीपल लोकेशन है तो सबके लिए भी अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे कोई सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन का कंसेप्ट नहीं है, बट तुम चाहो तो सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन नहीं, स्टेट वाइज है, बट मल्टीपल स्टेट्स में हमको अलग अलग लेने होगा, बट अगर एक ही स्टेट में डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस है तो हम चाहे तो अलग अलग ले सकते हैं, ठीक है, अगर नहीं लेना है तो तुमको वहाँ पे मेंशन करने पड़ेगा कि प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस कौन सा है, एंड अदर ब्रांचेस को तुमको एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, सपोज मेरा वेस्ट बंगाल है, बहुत सारा ऑफिस है, ओके, उसमें से कोई भी एक को तुमको प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस PPOB डिक्लेयर करने पड़ेगा, अब बाकी सब को जो बैलेंस जितना भी ऑफिस है तुमको एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस डिक्लेयर करने पड़ेगा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में। जब रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आएगा उसमें लिखा हुआ रहता है ये तुम्हारा प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है, और बाकी जितना भी है तुम्हारा इस स्टेट के अंदर सब एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है, ठीक है, क्लियर। नाउ सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर डिफरेंट प्लेसेस ऑफ बिजनेस विदिन अ स्टेट मे बी ग्रांटेड, जो ऑप्शनल था, हाँ कि नहीं, हम चाहे तो अलग अलग ले सकते हैं, ऑप्शन है, कंपलसरी नहीं है कुछ ऐसा, ठीक है, पर इसके लिए अलग से रजिस्ट्रेशन फाइल करने पड़ेगा, ओके। फॉर्म होता है तुम्हारा GST REG 1 फॉर्म होता है, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल करते हैं, GST REG 1। सपोज एक एग्जांपल है, सप्लायर है महाराष्ट्र का है, उसका 3 ब्रांचेस है, मुंबई में, पुणे में एंड महाबालेश्वर, ठीक है। अच्छा, ये महाराष्ट्र एक स्टेट है, उसका अंदर अलग अलग तुम्हारा सिटी है ये, तो स्टेट तो एक ही है, तो उसको एक ही रजिस्ट्रेशन से काम चल जाएगा उसका, राइट। सो मुंबई एंड पुणे ब्रांचेस जो है आर एंगेज इन सप्लाई ऑफ गारमेंट्स एंड महाबालेश्वर ब्रांच एंगेज इन सप्लाई ऑफ शूज, ठीक है। सो आइदर, तब इसके पास क्या ऑप्शन है, रजिस्ट्रेशन कैसे लेगा, वो एक ही रजिस्ट्रेशन लेगा तो काम चल जाएगा, ठीक है, बट ये चाहे तो अलग अलग लोकेशन के लिए या फिर अलग अलग लाइन ऑफ बिजनेस के लिए भी ले सकते हैं। इट कैन ऑब्टेन सिंगल रजिस्ट्रेशन फॉर महाराष्ट्र, उसमें डिक्लेयर करने का 1 ब्रांच, 3 ब्रांच है ना, एक को डिक्लेयर करने पड़ेगा क्या, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस PPOB, प्रिंसिपल से मुंबई को डिक्लेयर, बाकी जितना है उसको क्या करेगा, एडिशनल APOB, एडिशनल प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, ठीक है, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, पहले वाले को प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, दूसरे वाले को बाकी जितना भी एडिशनल प्लेसेस ऑफ बिजनेस। और इट कैन ऑब्टेन सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर ईच ऑफ द 3 ब्रांचेस, ले सकता है ना, ऑप्शन तो है, सेपरेट, उसमें से तीनों को सेपरेट प्लेस ऑफ बिजनेस बताएगा, ठीक है। सो इन केस मित्तल एंड सन्स opts to have separate registration for its all 3 branches, and Mumbai branch sends some garments in that, अब बताओ, अब सपोज नॉर्मली हम लोग देखे थे सर, नॉर्मली हम लोग देखे थे एक स्टेट के अंदर, ठीक है, अगर हम एक ही रजिस्ट्रेशन लिए हैं तो AB ब्रांच 1 है, A ब्रांच 2 है, तो इन दोनों में जो ट्रांसफ़र होता है इसमें कोई सप्लाई नहीं माना जाता, इसमें कोई GST भी नहीं लगता, अगर तुम्हारा ये, बिकॉज मेरा GST नंबर दोनों का सेम है, इसको सप्लाई का डेफिनेशन में ही आता नहीं आएगा, तुम्हारा GST भी नहीं लगेगा, ओके। बट अब अगर सेम स्टेट है बट सेपरेट रजिस्ट्रेशन, ब्रांच 1 का रजिस्ट्रेशन अलग है, ब्रांच 2 का रजिस्ट्रेशन अलग है, तो नाउ तुम लोग डिस्टिंक्ट पर्सन हो जाएगा, नाउ अब जो तुम यहाँ पे ट्रांसफ़र करेगा इसमें तो GST लग जाएगा, राइट, समझ में आया तुम लोगों को।
नॉर्मली हम लोग बोलते हैं सर ब्रांच Yes, sir. ट्रांसफ़र विद इन द स्टेट है तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, ना ही सप्लाई का डेफिनेशन में आएगा अगर फ्री ऑफ कॉस्ट है तो। बट वो प्रोवाइडेड जो है तुम्हारा एक ही जीएसटी था उस स्टेट में। पर अगर हम जीएसटी का नंबर ही ब्रांच वाइज अलग अलग ले लिए एक ही स्टेट के अंदर, तो दोनों अलग अलग डिस्टिंक्ट पर्सन हो गया ना, तब तो तुम्हारा शेड्यूल 1 के हिसाब से वहाँ पे सप्लाई में आ जाएगा, जीएसटी लगेगा। तो वही चीज़ यहाँ पे बता रहा है। क्वेश्चन ऐसा दे ही सकता है। सबको याद है कि ब्रांच ट्रांसफर जीएसटी नहीं लगता, तो सब रट के बैठा है ब्रांच ट्रांसफर कौन सा जीएसटी लगता है, अगर सेम जीएसटी नंबर हो तो। बट एक ही स्टेट बट डिफरेंट जीएसटी का नंबर है ब्रांच का, तो लगेगा। तो ये सब्जेक्ट टू द जीएसटी फॉर से, यहाँ पे वही बोला फॉर ऑल मुंबई ब्रांच सेंड सम गारमेंट्स फॉर सेल टू पुणे ब्रांच, तो मुंबई ब्रांच मस्ट रेज अ टैक्स इनवॉइस टू एंड पे दिस, टैक्स इनवॉइस रेज करेगा। इससे पहले अगर करता तो टैक्स इनवॉइस का जरूरत चलान से ही हो जाता तुम्हारा, बिकॉज सेम स्टेट है, अलग जीएसटी नंबर है इसीलिए। बट सेम स्टेट सेम जीएसटी नंबर होता तो नहीं लगता यहाँ पे। ठीक है, रीड एंड अंडरस्टैंड, इसलिए ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है रजिस्ट्रेशन वाला। यहाँ से केस स्टडी बहुत सारा बन सकता है। चलो नाउ कंपोजिशन लेवी। कंपोजिशन लेवी वाला केस क्या था, याद है कि सर हम किसी और से टैक्स कलेक्ट नहीं करेंगे, मतलब हम अपना कस्टमर से टैक्स कलेक्ट नहीं करेंगे, ना ही हम जीएसटी का आईटीसी लेंगे, इनपुट एज क्रेडिट। तो मेरा जो भी टर्नओवर होगा, चाहे वो गुड्स हो चाहे सर्विसेज हो या रेस्टोरेंट बिजनेस में, तो उसके ऊपर बेस करके जो आप परसेंटेज बताए उस परसेंटेज का हम टैक्स पे कर देंगे, दैट इज अ कंपोजिशन लेवी। सो नाउ कंपोजिशन लेवी इन केस ऑफ सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर मल्टीपल प्लेसेस ऑफ बिजनेस विद इन अ स्टेट। एक ही स्टेट के अंदर मेरा मल्टीपल प्लेसेस ऑफ बिजनेस है, सबके लिए सेपरेट सेपरेट रजिस्ट्रेशन किए। सो इफ अ पर्सन इज पेइंग टैक्स फॉर वन ऑफ हिज प्लेस ऑफ बिजनेस अंडर नॉर्मल स्कीम, ठीक है, then he shall not pay tax under composition levy for any other place of business। एक स्टेट में एक जीएसटी में और एक जगह पे वो सेपरेट रजिस्ट्रेशन लिया है, तो एक में अगर नॉर्मल स्कीम फॉलो कर रहा है, ये हम लोग इस चैप्टर में भी किए थे, एक जगह तुम अगर नॉर्मल स्कीम फॉलो कर रहे हो, दूसरा जगह भी नॉर्मली फॉलो करना है, कंपोजिशन स्कीम में तुम नहीं जा सकते हो। सो इफ़ वन ऑफ द प्लेस ऑफ बिजनेस जो कि ना सेपरेटली रजिस्टर्ड है, ठीक है, becomes ineligible to pay tax under composition levy, then all other registered place of business जो है they will also become ineligible to pay tax under composition levy। समझ में आया? ऑल ओवर इंडिया में जहाँ पे भी मेरा, अगर हम एलिजिबल है तो सबके लिए एलिजिबल होंगे, कोई भी एक जगह प्लेस ऑफ बिजनेस में अगर हम इनएलिजिबल हो गए, चाहे जो भी कंडीशंस था उसका इनएलिजिबिलिटी का, ठीक है, तो उस केस में हम लोग को सब जगह पे नॉर्मल स्कीम में आ जाने पड़ेगा। वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन तो हम ले ही सकते हैं, वहाँ पे बोला गया है, वहाँ पे चाहे जब भी मेरा लिमिट क्रॉस करे या ना करे उससे कोई रिलेटेड नहीं है। डिस्टिंक्ट पर्सन क्या था, जो हम लोग फर्स्ट चैप्टर में भी रीड किए थे, यहाँ पे बता डिस्टिंक्ट पर्सन का सिंपली फंडा है, एक कंपनी एक पैन बट डिफरेंट रजिस्ट्रेशन नंबर, उसको हम लोग डिस्टिंक्ट पर्सन बोलेंगे। डिस्टिंक्ट पर्सन उसको बोलेंगे एस्टैब्लिशमेंट या फिर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन। सो अ पर्सन हु हैज़ ऑब्टेन्ड या फिर हु इज़ रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन मोर देन वन रजिस्ट्रेशन, एक से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन लेने पड़ेगा, आइदर एक ही स्टेट में या फिर मोर स्टेट में। अभी तो एक स्टेट में भी तो हम मल्टीपल रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं, राइट। तो आइदर एक ही स्टेट में भी अगर मल्टीपल रजिस्ट्रेशन लिए हैं तो एक दूसरे में हम लोग को जो ट्रांजेक्शन होगा, सपोज तुम एक ही हम लोग का कंपनी एक ही ब्रांच है एक ही स्टेट में, तुम्हारा ब्रांच का नाम ए है, मेरा ब्रांच का नाम बी है, तो तुम भी अप्लाई की हम भी अप्लाई किए, हम लोग जो एक दूसरे में जो भी सेल परचेस करेंगे तो वहाँ पे जीएसटी लगेगा, टैक्स इनवॉइस रेज होगा। अगर यही वाला केस क्या होता, अगर हम लोग अलग अलग जीएसटी नंबर नहीं एक ही जीएसटी नंबर होता तो कुछ नहीं लगता जीएसटी, ठीक है। मोर देन वन स्टेट में तो लगेगा बिकॉज वहाँ पे जीएसटी नंबर अलग है, तो इन रेस्पेक्ट ऑफ ईच सच रजिस्ट्रेशन वी एड्रेस डिस्टिंक्ट पर्सन्स। तो व्हाट इज डिस्टिंक्ट पर्सन अंडर जीएसटी, सर एक ही पर्सन्स का सेम पैन अगर अलग अलग रजिस्ट्रेशन नंबर है, आइदर एक ही स्टेट में अलग है व दो स्टेट में अलग अलग है, तो ईच एंड एवरी रजिस्ट्रेशन नंबर वाला को एक दूसरे के अगेंस्ट में डिस्टिंक्ट पर्सन बोला जाएगा। फर्दर हाँ बोलो। सर सपोज एक एक ही स्टेट में एक ब्रांच है, ठीक है, वो अलग अपना रजिस्ट्रेशन ले रहा है, तो क्या उसको पैन भी अलग अप्लाई करना पड़ेगा या सेम पैन तो एक ही रहेगा रे भाई, पैन तो पैन इंडिया बेसिस में तो एक ही रहता है, कंपनी तो एक है ना, कंपनी का नाम तो तुम चेंज नहीं किया, पैन तो एक ही सर रहेगा। पेन तो एक ही रहता है ना ऑल इंडिया हाँ पूरा। पैन तो एक ही रहेगा, तुम्हारा पैन जो है वो तो भाई कंपनी के लिए एक ही होगा, वन ओनली वन, ठीक है। अब जो है तुम एक स्टेट में मल्टीपल रजिस्ट्रेशन ले सकता है, और डिफरेंट स्टेट होगा तो लेने तो पड़ेगा ही, पैन सेम रहेगा, पैन से तो लिंक है ना कि हाँ तुम्हारा एक ही कंपनी है, ठीक है।
जहाँ पे कंपनी का तुम्हारा आइडेंटिटी चेंज करा, कंपनी का नाम भी चेंज है, तुम दूसरा पैन ओपन करो तो तुम्हारा दूसरा पैन अगर में तुम अगर नया, सपोज तुम्हारा कंपनी ए बी लिमिटेड है, इसी के वाइट हो दूसरा कंपनी सपोज सी बी लिमिटेड, डिफरेंट पैन है, डिफरेंट रजिस्ट्रेशन नंबर है, तो एक दूसरे को डिस्टिंक्ट पर्सन है, वो नॉर्मल है, नॉर्मल ट्रांजेक्शन से तो डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं बोलेंगे हम यहाँ पे। फर्दर वेयर अ पर्सन हु हैज़ ऑब्टेन्ड या फिर इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन इन अ स्टेट इन टेरिटरी इन रेस्पेक्ट ऑफ एन एस्टैब्लिशमेंट एंड हैज़ एन एस्टैब्लिशमेंट इन अनदर स्टेट, मतलब वो जो मेरा यहाँ पे भी है, मेरा दूसरे स्टेट में भी एस्टैब्लिशमेंट है, देन सच एस्टैब्लिशमेंट शैल बी ट्रीटेड एज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन्स, मतलब सेम चीज़। दिस कंसेप्ट हैव बीन डिस्कस इन सप्लाई अंडर जीएसटी चैप्टर में भी डिस्कस किए थे हम लोग। तो पैन मस्ट फॉर ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन, बट पैन तो तुम्हारा एक ही रहेगा ना, कंपनी वाइज तो एक ही रहेगा, कंपनी का नाम तो एक ही है, ठीक है। चलो UIN यूनिक आइडेंटिटी नंबर, ये तो छोड़ दो, जीएसटी पोर्टल कर देते हैं। सुओ मोटो रजिस्ट्रेशंस बाय प्रॉपर ऑफिसर। अब क्या हुआ, तुमको रजिस्ट्रेशन लेना ज़रूरी था बिकॉज तुम्हारा थ्रेशोल्ड लिमिट ज़्यादा था, या फिर तुम सेक्शन 24 का जो कंडीशन था तुम्हारा कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन वाला, तुम उसमें फुलफिल कर रहे थे, बट तुम रजिस्ट्रेशन लिया नहीं, तो तुमको डिपार्टमेंट सुओ मोटो रजिस्ट्रेशन दे सकता है यहाँ पे टेम्पोररी, ठीक है। वेयर पर्सन टू एनी सर्वे किया, इंक्वायरी किया, इंस्पेक्शन करके सर्च किया तुम्हारा प्रॉपर्टी में और उसको लगा, ठीक है, कि तुमको रजिस्ट्रेशन का ज़रूरत था, यू आर लायबल टू बी रजिस्टर्ड but has failed to apply for the registration, then such officer in my GST officer may register the said person on a temporary basis, plus fine penalty तो लगेगा। नाउ अब आते हैं सब प्रोसीड्योर क्या है। एक तो सर 31 दिन के अंदर अप्लाई करना, एक तो समझ में आएगा GST REG1 करके हम लोगों का है, ठीक है। तो कैसे स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन लेना है वो सब समझ में आ गया हम लोगों को। अब सर प्रोसीड्योर क्या है, एक तो ये फॉर्म अप्लाई करेंगे हम लोग GST REG1, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट इसका चार्ट बनाया हुआ, हाँ ये चार्ट में आ जाते हैं ना। पार्ट 1 प्रोसीड्यूर फॉर रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन डिपिक्टेड बाय डायग्राम। सबसे पहले क्या करेंगे, वो दिख रहा है ना, इसको हटा देते हो बिल्कुल। एवरी पर्सन लाइबल टू गेट रजिस्टर्ड और पर्सन सीकिंग वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन शैल बिफोर अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन डिक्लेयर हिज पैन नंबर and mobile number, email address state in part 1 part A of form GST REG1। ये ऑनलाइन ही अवेलेबल रहता है, डाउनलोड करके भी दिखा सकते हैं, डाउनलोड मारना आ जाएगा फॉर्म GST REG1, ठीक है। पैन नंबर मोबाइल जैसे हम लोग करते फॉर्म फिलअप करेंगे ऑन GST कॉमन पोर्टल में, ठीक है। पैन मोबाइल नंबर ईमेल एड्रेस को वैलिडेट किया जाएगा, मतलब OTP वेरिफिकेशन वगैरह करके, ठीक है। नाउ पैन वैलिडेटेड ऑनलाइन बाय कॉमन पोर्टल फ्रॉम CBDT डेटाबेस से भी वैलिडेट होगा वो। मोबाइल नंबर ईमेल वेरिफिकेशन सब होगा, वन टाइम पासवर्ड का थ्रू से जैसा होता है वेरिफिकेशन सब होगा। उसके बाद एक TRN नंबर, टेम्पोररी रेफरेंस नंबर, TRN टेम्पोररी रेफरेंस नंबर जनरेट होगा एंड कम्युनिकेट हो जाएगा तुम्हारा जो मेल ID है मोबाइल नंबर में, ओके। चलो किया होगा रजिस्ट्रेशन, सबको पता है, CA फॉर्म में होता है ऐसा, तो तुम खुद से भी कर सकते हो अप्लाई यूजिंग TRN। अब TRN नंबर को यूज़ कर द एप्लीकेंट शैल इलेक्ट्रॉनिकली सबमिट एप्लीकेशन इन पार्ट B। ये तो पार्ट 1 था, पार्ट A का हम किए तो मेरा TRN नंबर जेड हो गया। अब हमको पार्ट B भरने पड़ेगा, पार्ट B ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद जो स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट्स वगैरह तुमसे मांगते हैं वो सब डॉक्यूमेंट वगैरह दे के हमको फिर पार्ट B ऑनलाइन सबमिट करने पड़ेगा। पार्ट B में क्या रहता है, डिटेल्स सच एज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बिजनेस क्या है, जुरिडिक्शन क्या है तुम्हारा बिजनेस का, ठीक है, डेट ऑफ कमिटमेंट ऑफ बिजनेस क्या है, रीज़न टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन क्यों लेना चाह रहे हो तुम, उसमें तुम्हारा प्लेस ऑफ बिजनेस क्या रहेगा, नेचर ऑफ एक्टिविटी क्या टाइप का तुम बिजनेस करोगे, ठीक है, तुम्हारा एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस क्या होगा, बैंक अकाउंट का डिटेल्स, ऑथराइज सिग्नेटरी कौन होगा, आधार, सब कुछ इसमें डिटेल्स में पार्ट B में भरने पड़ेगा, ओके। नाउ तुम्हारा काम हो गया पार्ट GST REG1, GST का जो REG1 फॉर्म था पार्ट A करके हम टेम्पोररी TRN नंबर जनरेट करने के बाद पार्ट B हम फिलअप करके ऑनलाइन सबमिट कर दिए, मेरा काम यहाँ पे ख़त्म हो, ठीक है। इसमें जो जो इन्फॉर्मेशन देने का था हम दे चुके। नाउ ऑन रिसीप्ट ऑफ सच एप्लीकेशंस एक एक्नॉलेजमेंट, ऑटोमेटिक एक्नॉलेजमेंट इन द प्रेस्क्राइब फॉर्म शैल बी इशूड टू द एप्लीकेंट इलेक्ट्रॉनिकली, ऑटोमेटिक तुमको एक एक्नॉलेजमेंट मिल जाता है, ठीक है, थैंक्स फॉर अप्लाइंग दिस। नाउ अगर कोई कैजुअल टैक्सेबल पर्सन CTP अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन गेट्स TRN for making an advance deposit of tax in his electronic cash ledger
एंड एन एक्नॉलेजमेंट इज इशूड ओनली आफ्टर द सेट डिपॉजिट। उसको एक्नॉलेजमेंट मिलेगा पहले पेमेंट करने के बाद। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का टाइम पे क्या होता है, पहले पेमेंट करेगा उसके बाद एक्नॉलेजमेंट नंबर आएगा, अदरवाइज नॉर्मल केस में एक्नॉलेजमेंट नंबर भी तुम्हारा संग संग आ जाता है। एप्लीकेशन सर भी फॉरवर्डेड टू दी प्रॉपर ऑफिसर ऑनलाइन में ऑटोमेटिक। जो तुम्हारा रेंज है, जो जुरिस्डिक्शन है, सपोज मेरा डीएस दुर्गापुर का अंदर कोई बिजनेस है तो ऑब्वियसली दुर्गापुर का जुरिस्डिक्शन होगा ऑफिसर, उसके पास जाएगा। द प्रोसीड्यूर अभी पहले फिजिकली जाने पड़ता था, ठीक है, अभी फिजिकली जाने का ज़रूरत नहीं पड़ता, ऑनलाइन में सब कुछ हो जाता है, एक दूसरे का चेहरा देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ता। जीएसटी ऑफिसर और जो तुम्हारा अप्लाई है उसका कोई एक दूसरे के पास जाने की ज़रूरत नहीं, पहले जाने पड़ता था। नाउ द प्रोसीड्यूर आफ्टर रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन बाय द प्रॉपर ऑफिसर इज डेपिटेड इन पार्ट 2। अब नेक्स्ट पार्ट में पार्ट 2, ये रहा पार्ट 2। तो पार्ट 1 में किसका था, जो एप्लीकेंट था उसका है क्या प्रोसीड्यूर। पार्ट 2 में जीएसटी ऑफिसर, उसके बाद क्या काम है उसका, ठीक है। तो तुम्हारा काम था 30 दिन के अंदर अप्लाई कर देना, तो तुम कर दी जीएसटी आरजी 1 के थ्रू से। नाउ पार्ट 2, प्रॉपर ऑफिसर एग्जामाइन करेगा द एप्लीकेशन को एंड जो भी डॉक्यूमेंट उसमें अटैच था। इफ़ द सेम आर फाउंड इन ऑर्डर, अगर उसको लगा जीएसटी ऑफिसर को हाँ सब कुछ ठीक ठाक है, तब यस, अगर सब कुछ ठीक ठाक है तब विदिन 7 वर्किंग डेज, 7 दिन के अंदर, जब से तुम डेट अप्लाई की थी, फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, विदाउट साइट वेरिफिकेशन, वो आके तुम्हारा बिजनेस भी नहीं देखेगा, साइट भी वेरीफाई नहीं करेगा। इफ़ एप्लीकेंट सक्सेसफुली वैलिडेटेड हिज आधार ऑथेंटिकेशन नंबर, ठीक है, तो 7 दिन के अंदर अंदर वो क्या करेगा, तुम रेशन सर्टिफिकेट दे देगा, उसका नाम है जीएसटी आरजी 6, ठीक है। In case where the applicant fails to undergo या does not opt for Aadhaar authentication, ठीक है, then registration is granted within 30 days of application after verification of site। अगर तुम्हारा OTP वगैरह आधार में वेरिफिकेशन नहीं हुआ है तो पहले साइट विजिट करेगा, उसके बाद 30 दिन के अंदर अंदर एप्लीकेशन से वो रजिस्ट्रेशन होता है, अदरवाइज 7 दिन में तुमको मिल जाएगा। ओके, नाउ यहाँ तक तो ओके। नेक्स्ट, ये जो रजिस्ट्रेशन दिया इसको डीम्ड अप्रूवल फॉर इस एप्लीकेशन, यही अप्रूवल है, तुम्हारा एप्लीकेशन देता है इसी को अप्रूवल का, एप्लीकेशन का अप्रूवल माना जाएगा। नाउ सपोज जीएसटी ऑफिसर को लगा तुम जो डॉक्यूमेंट सबमिट की हो ये इम्प्रॉपर है, कुछ मिसिंग है इसमें, तो 7 दिन के अंदर अंदर तुमको नोटिस भेजेगा। क्या चीज़ के लिए बोलेगा कि भाई एक इसका क्लैरिफिकेशन दो, ये क्या है, ठीक है भाई, ये इन्फॉर्मेशन कुछ मिसिंग है, तो 7 दिन का अंदर तुमको नोटिस दिया, तुम्हारे एप्लीकेशन से 7 दिन का अंदर नोटिस देगा वो। अब तुम्हारा काम है नोटिस मिलने के बाद ना, नोटिस में भी इशूड नॉट लेटर देन 30 दिन, मतलब 30 दिन का अंदर, मैक्सिमम 30 दिन का अंदर देगा, ठीक है, फ्रॉम एप्लीकेशन सबमिशन डेट। इन केस वेयर अ पर्सन फेल्स टू अंडरगो, कोई आधार ऑथेंटिफिकेशन वगैरह नहीं हुआ था तो साइट वेरिफिकेशन करके वो 30 दिन का अंदर नोटिस दे देगा, अदरवाइज 7 दिन टाइम है। ओके, सेम यहाँ भी 30 दिन, यहाँ भी 30 दिन, दोनों सेम है। अदरवाइज 7 डेज यहाँ पे भी 7 दिन का अंदर नोटिस देगा उसको, या 7 दिन का अंदर यहाँ पे रजिस्ट्रेशन दे देगा। नाउ इफ़ एप्लीकेंट हैज़ फर्निश दी क्लैरिफिकेशन, जो चाहिए था उसको दे दिया, ठीक है, सो तब 7 दिन के अंदर अंदर वो क्लैरिफिकेशन मिलने के 7 दिन का अंदर अंदर वो क्या करेगा, उसको अगर सेटिस्फाइड है तो रजिस्ट्रेशन दे देगा उसको, 7 दिन के अंदर अंदर उसको रजिस्ट्रेशन दे देगा, इसी को कंप्लीट माना जाएगा। नाउ प्रॉपर ऑफिसर चाहे तो रिजेक्ट भी कर सकता है एप्लीकेशन को, उसके पास अगर कुछ रीज़न है कि हाँ इस रीज़न की वजह से हम रिजेक्ट कर रहे तो उसको रिजेक्ट भी कर, जो भी कम्युनिकेशन होगा तुमको मेल आईडी जो उसमें करेगा वो, ठीक है। ये तुम्हारा जीएसटी ऑफिसर का था। नॉर्मली तो कितना दिन में हो जाएगा जीएसटी का रजिस्ट्रेशन, हम 30 दिन के अंदर अंदर कर सकते हैं, जो जब भी मेरा लायबल थे तब उसके 30 दिन के अंदर। उसके बाद REG 1 फॉर्म वगैरह फिलअप करके पार्ट 1 पार्ट ए पार्ट बी हम फॉर्म फिलअप कर दिए जीएसटी REG 1 के थ्रू से। नाउ मेरा जीएसटी ऑफिसर के पास चलेगी ऑटोमेटिक ऑनलाइन पे, जो मेरा था वो अब मेरा डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरीफाई करेगा, उसको अगर लगा कि नहीं सब कुछ ठीक ठाक है तो 7 दिन का अंदर हमको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा REG 6। वो अदरवाइज वो चाहे तो उसको फिर बोलता है क्लैरिफिकेशन मांग सकता है, 7 दिन का अंदर मांगेगा, ठीक है। अगर तुम्हारा आधार ऑथेंटिफिकेशन नहीं हुआ था तो तुम्हारा साइट विजिट करेगा 30 दिन वहाँ पे टाइम लग जाएगा, और फिर कैंसिल भी रिजेक्ट भी कर सकता है, राइट। Now deem approval of application. If proper officer fails to take any actions in the following cases within the stipulated time, the application for grant of registration shall be deemed to have been approved। बोला क्या, तुम अप्लाई कर दी बट प्रॉपर ऑफिसर जो था जीएसटी का जो ऑफिसर है वो कुछ किया नहीं, एक्शन नहीं लिया, तब माना जाएगा कि तुम्हारा जो एप्लीकेशन है वो ग्रांटेड हो। कैसे? इन केस वेयर द रजिस्ट्रेशन इज टू बी ग्रांटेड आफ्टर फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द प्रेमाइसेस, बिकॉज जो आधार ऑथेंटिफिकेशन वगैरह नहीं हुआ था, ठीक है।
देन विदिन 30 दिन का अंदर अंदर भाई प्रॉपर ऑफिसर को उसको रजिस्ट्रेशन देना है। आइदर तुम देगा कि नहीं देगा बता दो। तो विदिन अ पीरियड ऑफ 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन, तो उस अगर नहीं दिया तो माना जाएगा कि तुमको अप्रूवल मिल गया। अगर नहीं दिया है, अगर नहीं दिया तुम कैंसिल कर, अगर तुम नहीं किया इसका मतलब ये माना जाएगा कि तुम्हारा अप्रूवल मिल चुका है 30 दिन के अंदर अंदर अगर नहीं दिया तो। इन केस ऑफ पर्सन अदर देन दोस्त, नॉर्मल केस में कितना 7 डेज, अदर ऑथेंटिकेशन केस में 30 दिन टाइम लगाएगा, बोला ही था। नॉर्मल केस में 7 दिन टाइम लगेगा, 7 दिन हो गया कुछ नहीं आया मेल कम्युनिकेशन, तो ये माना जाए कि मेरा एप्लीकेशन अप्रूव हो गया। सो 7 दिन के अंदर माना जाएगा अप्रूव हो गया। डीम्ड अप्रूवल, इसीलिए यहाँ पे वर्ड लिखा ना डीम्ड अप्रूवल, कहाँ गई है स्टार मार्क्स देके। अब कहीं पे क्लैरिफिकेशन भी मांगा था, तो क्लैरिफिकेशन मांगने से भी वहाँ पे भी 7 दिन टाइम था, तो उसके बाद भी अगर नहीं दिया तो माना जाए कि हो गया तुम्हारा रजिस्ट्रेशन। ठीक है। तो दस इन केस सक्सेसफुल ऑथेंटिकेशन ऑफ आधार एंड आधार का सक्सेसफुल ऑथेंटिकेशन हो गया एंड कोई शो कॉज नोटिस नहीं आया, तो रजिस्ट्रेशन विल बी डीम टू बी अप्रूव विदिन 7 वर्किंग डेज, राइट। अगर आधार का ऑथेंटिकेशन नहीं हुआ तो 30 दिन के बाद माना जाएगा ऑटोमेटिक अप्रूवल हो गया, राइट। ये सब तो कैसे करना है वो सब कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। एग्जिस्टिंग न्यू एप्लीकेंट ये सब ज़रूरत नहीं है। ये सब पर्सन को आधार का ज़रूरत नहीं पड़ता, PSU हैन तैन, ठीक है, ये सब तो लेस इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट AGST का फॉर्मेट जैसे बताते हैं, स्टेट कोड, पैन नंबर, एंटिटी कोड चेक, ये तो समझ में आ गया होगा। नाउ इम्पॉर्टेंट ये है, और एक तो इम्पॉर्टेंट सर, इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कब से माना जाए कि आपका रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव है। ये तो समझ में आ गया, ये तो समझ में आ गया सर। हमको अप्लाई कब करना है, 5-6 पेज का था बट हमको मेन चीज़ ही पढ़ना है बेसिकली। हमको अप्लाई कब करना है सर, हमको अप्लाई करना है 30 दिन के अंदर अंदर, ऑन द डे फ्रॉम द डेट जिस दिन ही बिकम्स लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, ठीक है। CTP है तो 5 डेज हो गया। अब जब भी रजिस्ट्रेशन होगा एक स्टेट का एक स्टेट में भी हम मल्टीपल ले सकते हैं, जो भी है तुमको बताने पड़ेगा कि तुम्हारा अगर एक ही स्टेट के अंदर अगर हम ले रहे, एक स्टेट में एक ले रहे तो बताने पड़ेगा तुम्हें उसमें प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस क्या है एंड बाकी सबको एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस बताना पड़ेगा। अगर हम डिफरेंट एक ही स्टेट के अंदर डिफरेंट प्लेसेस सबको ले रहे हैं तो वो भी तुमको मिल सकता है, ठीक है। REG 1 का थ्रू से हम लोग करते हैं। तो अगर एक ही स्टेट में तुम्हारा डबल मल्टीपल रजिस्ट्रेशन है तो वहाँ पे इंटर ब्रांच ट्रांसफर में GST लगेगा, अदरवाइज नॉर्मली लगता नहीं है। दूसरा डिफरेंट रजिस्ट्रेशन होगा तभी लगता है, राइट। कंपोजिशन स्कीम का केस में क्या देखा भाई, एक जगह पे अगर कंपोजिशन स्कीम के लिए इन एलिजिबल हो जाते हो तो सबके लिए तुम इन एलिजिबल हो जाओगे, राइट। डिस्टिंक्ट पर्सन क्या होता है, एक ही कंपनी एक ही पैन बट डिफरेंट GST नंबर, चाहे विद इन स्टेट हो आउटसाइड स्टेट हो, पैन तो एक ही रहता है। ओके, अब अप्लाई करने का टाइम तो 30 दिन था। अप्लाई करेंगे कैसे सर, REG 1 पार्ट A पार्ट B का थ्रू से अप्लाई करेंगे। उसके बाद क्या होगा, 7 दिन के अंदर मिल जाएगा एप्लीकेशन से, 7 दिन के अंदर दे देगा नॉर्मली, सब कुछ ठीक ठाक रहा तो, अदरवाइज मैक्सिमम 30 दिन लगेगा। नहीं दिया तो माना जाएगा डीम्ड अप्रूवल हो गया। REG 6 ये रजिस्ट्रेशन का फॉर्म रहता है, REG 6 सर्टिफिकेट जो मिलता है उसमें लिखा रहता है REG 6, ठीक है। नेक्स्ट सर इंपॉर्टेंट, इफेक्टिव डेट कब से माना जाएगा, तो जो डेट वहाँ पे नाउ वेयर एन एप्लीकेशन सबमिट, 30 दिन के अंदर अगर तुम एप्लीकेशन सबमिट ही हो, तुम्हारा टाइम लिमिट दिया गया था ना कि जब से तुम लायबल तो थी GST का रजिस्ट्रेशन के लिए 30 दिन के अंदर अंदर एप्लीकेशन सबमिट कर दी थी। तो सर मेरा इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कब से, मतलब डेट ऑन विच ही बिकम्स लायबल टू रजिस्ट्रेशन, वो डेट मतलब सपोज कब से, जिस दिन से तुम सपोज तुम यहाँ पे 1 नवंबर तुम लायबल थी, तो 1 नवंबर से द डेट ऑन विच ही बिकम्स लायबल, ठीक है, तो उसी डेट से तुम इफेक्टिव डेट माना जाएगा। 30 दिन बाद तुम अप्लाई की, 30 दिन का तुम अप्लाई की, रजिस्ट्रेशन हो सकता है बाद में मिलेगा मेरा, बट तुम्हारा डेट ऑफ इफेक्टिव डेट उसी दिन से काउंट हो जाएगा। अगर तुम 30 दिन के अंदर नहीं की थी, 30 दिन का बाद की, तो डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन, जो दिन तुमको रजिस्ट्रेशन मिला वो डेट तुम्हारे लिए इफेक्टिव डेट होगा, ठीक है। ठीक है, इसमें क्या पहले रजिस्ट्रेशन का बेनिफिट पहले से मिल जाएगा, अगर डिले करेंगे तो जब मिलेगा तब, ओके। दोनों में डिफरेंस समझ में आया। इस केस में हम टाइमली सब कुछ किए थे बोल के, जिस दिन हम सपोज मेरा आज से लेके सपोज 15 दिन पहले मेरा 1 करोड़ टर्नओवर का लिमिट था 20 लाख मेरा क्रॉस कर गया था, तो वही डेट ही मेरा इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, बिकॉज हम 30 दिन के अंदर अप्लाई कर दिए थे। बट अगर हम 30 दिन के अंदर अप्लाई नहीं किए थे तो जो जिस दिन आपको रजिस्ट्रेशन मिलेगा डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन, वही डेट ही मेरा इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन माना जाएगा, ओके।
क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 20। ये कंपनी है एंगेज इन टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विसेज, तो उसका इसमें लिमिट क्या है 20 लाख। गुड्स अगेंस्ट ओनली 40 लाख है, सर्विस में 20 लाख। टर्नओवर एक्सीड करता है 20 लाख का 1 नवंबर को, ठीक है। तो हमको कब तक अप्लाई हो जाना चाहिए था? फर्स्ट नवंबर प्लस 30 मतलब 1 दिसंबर तक हो जाना चाहिए था, ठीक है। इट इज़ लाइबल टू गेट रजिस्टर्ड बाय दिस 1 दिसंबर तक उसको रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए था। इट अप्लाइज फॉर रजिस्ट्रेशन ऑन 28 नवंबर, तो 30 दिन के अंदर की, एंड इज ग्रांटेड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑन 5 दिसंबर रजिस्ट्रेशन मिला, तो उसका एफिडेविट क्या होगा? द डेट ऑन विच ही बिकम्स लायबल 1 नवंबर, ठीक है। यही वाला कैसे सपोज अगर डिले करके वो करता, सपोज इन दी एबव एग्जांपल, सपोज वो अगर एप्लीकेशन 3 दिसंबर को देता, मतलब आफ्टर 30 डेज बाद दे रहा है, तो उस केस में क्या होगा? डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन कब है? 5 दिसंबर, तो 5 दिसंबर नहीं, सर्टिफिकेट मिला सपोज 10 दिसंबर को, तो 10 दिसंबर उसका इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होता है, क्लियर। सेम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 देखो, तो चैप्टर तो बहुत लेंदी है, बट क्वेश्चंस आने का चांसेस कहाँ से है बता दे रहे। एग्रीगेट टर्नओवर्स, ठीक है। समटाइम्स तुम्हारा जो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन वाला केस स्टडी बना के दे देगा, या फिर तुम्हारा इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन का ऊपर दे देगा, तो इस टाइप में से तुम्हारा क्वेश्चंस आने के चांसेस रहते हैं। या फिर वही बोलेगा कि सपोज एक तुम कंपोजिट सप्लाई में थे, तो एक जगह तुम्हारा कम इनएलिजिबल हो गए तुम, तो क्या होगा? रजिस्ट्रेशन कैसे लेने पर, नॉर्मल स्कीम में कि कॉम्पोजिट स्कीम में, तो इस टाइप का केस स्टडी भी बना के दे सकते हैं। डिटरमाइन द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन बताने के लिए बोला। द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ जो भी है मुंबई हैज़ एक्सीडेड 40 lakhs ऑन 1 अगस्त, तो यही डेट ही होगा अगर 30 दिन का अंदर अंदर इस डेट से अप्लाई कर दिया, तो अगर नहीं किया तो जिस दिन वो रजिस्ट्रेशन मिलेगा उस दिन। तो देखते हैं। सो नाउ वो बेचता क्या है? एलईडी टीवी बेचता है। एप्लीकेशन कब दिया? 20 अगस्त का अंदर, तो विद इन 30 डेज के अंदर किया, दैट इज विद इन 30 डेज। इन केस 1 अगस्त ही उसका इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन माना जाएगा। देखो वही चीज़ यहाँ पे लिखिएगा कहीं पे, ठीक है। दूसरा वाला केस में क्या हुआ? टर्नओवर एक्सीड किया 25 सितंबर को 20 लाख, बिकॉज सर्विस दे रहा था, सर्विस अगेंस्ट में 20 लाख है, ओनली गुड्स अगेंस्ट में 40 लाख है। नाउ 25 सितंबर था, तो उसको 25 + 30 मतलब 26 अक्टूबर तक हो जाना चाहिए, बट 27 अक्टूबर को अप्लाई किया, तो 25 सितंबर नहीं, तो जिस दिन उसको रजिस्ट्रेशन मिला 5 नवंबर, वही उसका इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होगी, ठीक है। बट इतना आसानी से नहीं, पहले तुमको बताने पड़ेगा कि टर्नओवर का लिमिट सब इसलिए क्या है। नॉर्मली 10 लाख है MMNT के लिए, बाकी सब के लिए 20 लाख है, जो अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, पुडुचेरी वगैरह, अब बाकी सब के लिए कितना है? 40 लाख है गुड्स वाला केसेस में। एक्स चलो अब आ जाते हैं हम यहाँ पे, ये सब का ज़रूरत नहीं, नॉन टैक्सेबल ज़रूरत नहीं। ये तो हो गया। नाउ अमेंडमेंट, सपोज रजिस्ट्रेशन तो हम कर लिया, हमको कुछ चेंजेस करना है, तो सेक्शन 28 का थ्रू से बोल रहा है कि हम चेंज कर सकते, कोर फील्ड भी चेंज कर सकते, नॉन कोर फील्ड भी चेंज कर सकते। लीगल कोर फील्ड मतलब लीगल नेम वगैरह, जो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, ये सब चेंज कर सकते हैं, ये भी चेंज कर सकते हैं। लेस इंपॉर्टेंट है, जैसे एक बार रिपीट करें ना, ठीक है। तो इसको फाइनल यहाँ से करना। सो कोर फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन में क्या होता है बेसिकली? कोर फील्ड में हम क्या, लीगल नेम, एड्रेस, ये सब हम चेंज कर सकते हैं। चेंज ऑफ दिस 2 पर्टिकुलर शैल बी एप्लीकेबल फॉर ऑल रजिस्ट्रेशन ऑफ अ रजिस्टर्ड पर्सन ऑप्टिंग द सेम पेन। अगर लीगल नेम चेंज हुआ तो सेम पैन के अंदर जो मेरा कंपनी, सब जगह नाम चेंज होना चाहिए, ठीक है। अब कैंसिलेशन, हम रजिस्ट्रेशन बिजनेस नहीं करें तो हम चाहें तो रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन भी करा सकते हैं। कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन रीड करना, वॉलंटरी या फिर सो मोटो, डिपार्टमेंट कर दिया। वॉलंटरी कब करेंगे? जब नो मोर रिक्वायर रजिस्ट्रेशन, जब उसका ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वो बिजनेस करना बंद कर दिए। इन केस ऑफ डेथ ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन लीगल ईयर्स, बिजनेस ही बंद कर दिए। डिपार्टमेंट कब कर सकता है? वह रजिस्ट्रेशन रजिस्टर्ड इज़ नॉट डूइंग एनी बिजनेस फ्रॉम द रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस, बस रजिस्ट्रेशन लेके बैठा है, ठीक है। या फिर वो क्या टैक्स इनवॉइस इशू कर रहा है विदाउट मेकिंग द सप्लाई ऑफ गुड्स, मतलब सप्लाई गुड्स बेच ही नहीं रहा, बेफालतू का फॉल्स टैक्स इनवॉइस बेच रहा है, तो उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देगा वो, ठीक है।
द सर्कमस्टेंसेस वेयर रजिस्ट्रेशन इज लायबल टू बी कैंसिल्ड। कैंसिलेशंस बाय द रजिस्टर्ड पर्सन ऑन इज ओन और बाय द डिपार्टमेंट। तो बिजनेस डिसकंटिन्यू हो गया, ट्रांसफ़र कर दिया, एमलगमेशन हो गया, डीमर्ज केस में कंस्टिट्यूशन ही चेंज हो गया। सर्कमस्टेंसेस व्हेन प्रॉपर ऑफिसर कैन कैंसिल, वही जो था तुम्हारा बिना इसका जो दे रहा है रजिस्ट्रेशन, फ्रॉड वगैरह कुछ किया है या फिर 6 महीने तक रिटर्न फाइल नहीं किया, रजिस्टर्ड पर्सन हैज़ नॉट फाइल रिटर्न फॉर कंटिन्यूस 6 मंथ्स, तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल भी कर सकता है। सब प्रोसीड्यूर देखने की ज़रूरत नहीं है, इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। ये देखो, रीड एंड अंडरस्टैंड। अगर सपोज कैंसिलेशन हो गया, रजिस्ट्रेशन होगा, ठीक है, तो हमको कुछ पैसे देने पड़ेगा। क्यों? तुम जो आईटीसी लेके बैठा है, तो वो सब जो तुम इनपुट टैक्स क्रेडिट लेके बैठ चुकी है, उसका पेमेंट करने पड़ेगा। सो रजिस्टर्ड पर्सन दिस हुज रजिस्ट्रेशन इज कैंसल्ड विल हैव टू डेबिट द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। अभी तुम लेके बैठी थी ना, डेबिट बाय अमाउंट ऑफ उतना अमाउंट इक्वल टू इनपुट टैक्स क्रेडिट इन रेस्पेक्ट ऑफ स्टॉक, जितना तुम्हारे पास अभी स्टॉक है, जो परचेस करके यूज़ कर लिए, ठीक है फाइन, जो अभी तक तुम्हारे पास स्टॉक है उसका कैसे मिलेगा? इनपुट्स एंड इनपुट्स कंटेन इन द सेमी फिनिश्ड गुड, उसका स्टॉक के ऊपर जो जीएसटी बनता है, जो तुम क्रेडिट लेके बैठ चुकी हो। जो कैपिटल गुड्स मशीनरी वगैरह परचेस किए ऑन द डे इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ कैंसिलेशन का पहले उस दिन, जो उसमें जो जीएसटी कंपोनेंट था, तो वो सब का, एंड द आउटपुट टैक्स पेबल ऑन सच गुड्स, तो ये सब जो है पे करना पड़ेगा उसको। कैसे रिवर्स होगा इनकेस ऑफ कैपिटल गुड्स? तो बोला आईटीसी इन रेस्पेक्ट ऑफ इनपुट्स, तो ठीक है फाइन, कैपिटल गुड्स जो है आईटीसी ऑन इनपुट्स कंप्यूटेड प्रोपोर्शनेटली ऑन द बेसिस ऑफ करस्पॉन्डिंग इनवर्स ऑन इच क्रेडिट हैज बीन अवेल्ड व्हिचएवर इज हायर आउटपुट इज पेड, पहले इज इंपॉर्टेंट। प्लांट एंड मशीनरी यूजफुल लाइफ 5 years, इसको एक बार पढ़ लेते हैं, इससे चांसेस कम है क्वेश्चन आने का, तब भी एक बार पढ़ा देते हैं। छोड़ो, ये है लेस इम्पॉर्टेंट है ये सब, ठीक है, तुम लोग देख के जस्ट ऐसे देख के जाना, चांसेस बहुत ही कम। और क्या बच्चा है? यहाँ से पढ़ते हैं, ठीक है। However, in case of capital goods or plant and machinery, the taxable person shall pay an amount equal to the input tax credit taken on the said capital goods, reduced by such percentage of point as may be prescribed by the tax on the transaction value of such goods, this now whichever is higher। टैक्स मतलब कितना होगा? इनपुट टैक्स क्रेडिट से हम माइनस करेंगे जो तुम्हारा परसेंटेज, जैसे इससे पहले यहाँ पे किए थे, इनपुट टैक्स क्रेडिट से जो परसेंटेज है आईटीसी इन रेस्पेक्ट ऑफ कैपिटल गुड्स प्लांट एंड मशीनरी कैलकुलेटेड इन अकॉर्डिंग टू रूल 44। कैसे? द आईटीसी इन्वॉल्व इन द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ, सपोज 5 साल पहले परचेस किए होंगे, अभी भी लाइफ 5 साल का है, तो रिमेनिंग यूजफुल लाइफ इन मंथ्स ऑफ कैपिटल गुड्स कंप्यूटेड प्रो राटा बेसिस टेकिंग द यूजफुल लाइफ एज 5 years। मतलब 5 साल के लिए इतना तुम लिया था, तो बाकी इतना बचा हो तो कितना है होना चाहिए, तो उतना ही तुमको, सपोज ये तुम आईटीसी लिया था, ये तुम्हारा लाइफ था इनटू बैलेंस लाइफ, ठीक है, तो प्रोपोर्शनेट हो जाएगा। या फिर जो टैक्स होता है ऑन द ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑफ सच कैपिटल गुड्स अंडर सेक्शन 15, तो इनमें से जो भी तुम्हारा हायर होता है, व्हिचएवर इज हायर। सपोज एक कैपिटल गुड्स हम 4 साल तक 4 साल 6 months यूज़ किए, 15 दिन, सो यूजफुल लाइफ रिमेनिंग कितना हुआ बच्चा? 5 months, इग्नोरिंग पार्ट ऑफ द मंथ को इग्नोर करते हैं हम लोग, तो 4.6 को 5 ही थामें, 6 months को हम लोग 6.15 को पूरा 7 थामेंगे, तो बचा यहाँ पे 5 months। सो नाउ आईटीसी टेकन कितना लिए होंगे ऑन सच कैपिटल गुड्स? सी, जो भी हम परचेस किए होंगे, यही मेरा जीएसटी कंपोनेंट होगा। हम आईटी से कितना लिए होंगे, जो हम जीएसटी पे कर किए होंगे जब परचेस का टाइम पे? नहीं, ये 5 months 5 साल तो लाइफ होता है ना, हाँ, तो तुम्हारा 4 साल तुम 4 years 6 months 15 days तुम ऑलरेडी यूज़ कर चुके, तो और तो बचा कितना? 5 months ही बचा, हाँ कि नहीं?
सो अब तुम सी मतलब एक अमाउंट है जो तुम इसका जीएसटी पे की थी, तो इसी का तुम आईटी से ली थी, तो रिवर्स कितना होगा? जो सी है 60 महीने के लिए था, तो 5 महीने के लिए कितना, जो हम यहाँ पे बता रहे थे, उतने रिवर्स होना चाहिए तुम्हारा बेसिकली। ठीक है, तो इन केस ऑफ कैपिटल गुड्स व मशीनरी का केस में प्रोपोर्शनेटली रिवर्स हो जाएगा जितना तुम आईटी से ली थी, बैलेंस यूजफुल लाइफ के ऊपर, बैलेंस यूजफुल लाइफ के ऊपर। ये समझ में आया कि नहीं आया सबको? जितना हम आई से लिए थे वो तो हम 5 साल लाइफ मान लेके चलते इतने के लिए लिए थे, तो बैलेंस लाइफ कितना बचा हुआ? ठीक है, 5 माइनस जो तुम्हारा यूज़ कर चुके हो, तो बैलेंस लाइफ के ऊपर तो उतना हमको अमाउंट रिवर्स करना है। और इन केस ऑफ इनपुट्स, तो इनपुट्स के लिए तो एकदम सिंपल है तुम्हारा कि कहाँ गए इनपुट्स है किसमें, इससे पहले है क्या? अच्छा, इनपुट्स तो ये वाला है, इनपुट टैक्स क्रेडिट इन रेस्पेक्ट ऑफ स्टॉक ऑफ इनपुट्स एंड इनपुट्स, कैपिटल गुड्स का यहाँ पे बोला है, तो इनपुट्स एंड इनपुट्स कंटेन इन सेमी फिनिश्ड गुड्स, कैपिटल गुड्स ऑन द डेट ऑफ दिस और आउटपुट टैक्स पेबल ऑन सच गुड व्हिचएवर इज हायर, वो तो सेम है। अदर पॉइंट ऑफ कैंसिलेशन की ज़रूरत नहीं है, रिवोकेशन ज़रूरत नहीं है, जो जो इग्नोर करना है इग्नोर कर दो। अब सपोज कैंसिल रजिस्ट्रेशन तुम्हारा कैंसिल हुआ, तो उसको इफेक्टिव कहाँ से हुआ? जैसे कि वहाँ पे रजिस्ट्रेशन का इफेक्टिव था, अब रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन का इफेक्टिव कब होगा? सपोज ये तुम्हारा रिटर्न तुम फाइल नहीं किया, डेट फ्रॉम विच रिटर्न नॉट फर्निश्ड, ठीक है, 6 महीने तक था तुम्हारा। अब इफेक्टिव डेट ऑफ कैंसिलेशन, द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन, जिस दिन ऑर्डर निकला, डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ रिवोकेशन। सो नाउ इस बीच में रिटर्न फॉर दिस पीरियड टू बी फाइल्ड बिफोर अप्लाइंग फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशंस, तुम्हारा कैंसिलेशन कर दिया, अगर तुम चाह रहे हो कि नहीं रिवोक करो अब, तो हमको रिटर्न पहले फाइल करने पड़ेगा। ठीक है, अब कैंसिलेशन, अब सपोज हम रिटर्न फाइल नहीं किए थे, अब कैंसिलेशन का ऑर्डर आ गया, ठीक है, तो हमको उस अगेन रिटर्न फॉर दिस पीरियड टू बी फाइल्ड विद इन 30 days ऑफ द ऑर्डर ऑफ द रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशंस, इसके बाद भी तुम्हारे पास टाइम रहता है। छोड़ो, दिस आर लेस इम्पोर्टेंट। सो मेन जो हमको देखना पड़ेगा, लेटेस्ट रिकैप्चुलेट, ठीक है, इससे ज़्यादा पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। तो नेचर ऑफ रजिस्ट्रेशन ये इंपॉर्टेंट है क्विक टाइम रिविजन्स के लिए, कि सर रजिस्ट्रेशन जो है जीएसटी में पैन बेस होता है सबसे पहले, एंड स्टेट स्पेसिफिक होता है, एक स्टेट वन रजिस्ट्रेशन, बट हम चाहें तो एक स्टेट में भी मल्टीपल रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं, सेपरेट लाइन ऑफ बिजनेस है तो, या सेपरेट ब्रांच है तो। अब बिजनेस एंटिटी हैविंग सेपरेट प्लेस ऑफ बिजनेस इन अ स्टेट, सेपरेट प्लेस ऑफ बिजनेस है अलग अलग जगह पे इन अ स्टेट, में ऑब्टेन सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर ईच ऑफ द प्लेस ऑफ बिजनेस, राइट। तो जीएसटी नंबर 15 डिजिट का होता है, पता है हम लोगों को, कॉमन पोर्टल के थ्रू से। और रजिस्ट्रेशन जब जीएसटी अलग अलग टैक्स के लिए सिंगल लेने से हो जाएगा, तो हु इज़ अ पर्सन लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन है, जिसका जो थ्रेशोल्ड लिमिट है 10 लाख, 20 लाख एंड 40 लाख वाला जो लिमिट है तुम्हारा, 40 लाख ओनली फॉर गुड्स, वो भी सब स्टेट में नहीं, ठीक है, एंड 10 लाख तो स्पेशल कैटेगरी MMNT, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। अब बाकी जो तुम्हारा स्पेशल कैटेगरी कुछ था, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और भी क्या सब नाम था तुम्हारा, तो उस केस में तुम्हारा 20 लाख है, चाहे वो गुड्स बेच, सर्विस बेच, जो भी बेचो। तो थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस हुआ तो तुम करने पड़ेगा। ट्रांसफ़र हुआ, ट्रांसफरी को इसका केस में एमलगमेशन वाला केस में ऑर्डर है, तो यहाँ पे जब टर्नओवर होगा उसमें टैक्सेबल सप्लाई भी काउंट होगा, ऑल आउटवर्ड सप्लाई, एग्जाम, एक्सपोर्ट, इंटर स्टेट सप्लाई सब काउंट होगा पैन इंडिया बेसिस, राइट। जीएसटी कंपोनेंट काउंट नहीं होगा, और जो हम रिवर्स चार्ज में टैक्स पे किए होंगे वो वाले इनपुट सप्लाई वो ऐड नहीं होगा, ठीक है। थ्रेशोल्ड लिमिट किसके लिए कितना था सर? जो MMNT के लिए 10 लाख था, राइट। गुड्स भी बेचे तभी 10 लाख, ओनली गुड्स ओनली सर्विस है बोथ सबके लिए, ठीक है, और इसीलिए दिख एक ही जगह पे, ओके। चलो 20 लाख वाला किसके लिए था? ओनली गुड्स बेचे, ओनली सर्विस है बोथ सबके लिए, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, उत्तराखंड, पुडुचेरी, तेलंगाना के लिए 20 लाख, ओके। बाकी जितना भी स्टेट है तुम्हारा उसके लिए 40 लाख था, जम्मू कश्मीर, असम, हिमाचल प्रदेश, ऑन ऑल अदर स्टेट, ये सब के लिए 40 लाख ओनली फॉर गुड्स, बट अगर बोथ कर रहे थे 20 लाख, ठीक है, या ओनली सर्विसेज कर रहे होंगे तो 20 लाख, और ओनली गुड्स होगा तो 40 लाख, वो भी क्या इंट्रा स्टेट, इंटर स्टेट होगा तो तुम्हारा 20 लाख में आ जाएगा। फिर ये जो 40 लाख है इंट्रा स्टेट, विदिन स्टेट 40 लाख, इंटर में जाएंगे तो 20 लाख, ठीक है, हो गया। कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन का वो इंटर स्टेट सप्लाई, एक स्टेट से दूसरे स्टेट से माल बेच रहे, 1 रुपये बेचेंगे तो लग जाएगा तुम्हारा। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन्स,
ठीक है। और जो रिवर्स चार्ज टैक्स पे करता है वो पर्सन जो किसको लायबिलिटी रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जो एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्ट प्रोडक्ट नॉन टैक्सेबल सप्लाई बेचता है, एग्रीकल्चरिस्ट है, जो कि ना रिवर्स चार्ज है टैक्स ऐसा सर्विस देता है जिसका रिवर्स चार्ज टेबल है। अब पेमेंट हमको नहीं मेरा रिसिपेंट को करने पड़ता है उसको, लाइक जीटीए का एग्जांपल लिए थे, राइट। और क्या पर्सन अप टू 20 लाख तक का सर्विस दे रहा है, अप टू 20 लाख तक का नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स वगैरह बेच रहा है, तो उस केस में भी ज़रूरत नहीं है। और स्पेशल कैटेगरी मिजोरम वगैरह के लिए कितना 10 लाख तक, तो वहाँ पर लेने की ज़रूरत नहीं है। कब तक लेना है, वेयर एंड बाय व्हेन, कितना, जब भी तुम्हारा लिमिट क्रॉस हो उससे 30 दिन का अंदर ले लेना है, राइट। 30 दिन का अंदर ले लेना है। और कैजुअल टैक्स रेट पर्सन के लिए 5 डेज के अंदर। वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन और यूआईएन नंबर था। इफेक्टिव डेट रजिस्ट्रेशन कब से माना जाएगा कि अगर हम 30 डेज के अंदर अप्लाई किए होंगे तो द डेट जिस दिन मेरा थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस हुआ था जब हम लायबल थे उसी दिन को एफ माना जाएगा इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अगर आप 30 दिन के अंदर नहीं किए होंगे उसके बाद किए होंगे तो जो मेरा ऑर्डर जब निकला हुआ रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट जब मिलेगा वो डेट, राइट। सो क्विक रिविजन वाला जो है इससे करना अच्छा है। प्रोसीड्यूर क्या था, वही पार्ट 1 में हम करेंगे GST RG 1 करके 30 दिन के अंदर करेंगे, TRN जनरेट होगा, वो सब कहानी सेम यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया। पार्ट 2 में वही 7 दिन के अंदर दे देगा, सब कुछ ठीक है। तो 7 दिन के अंदर तुम्हारा एप्लीकेशन से 7 डेज के अंदर रजिस्ट्रेशन मिल जाना चाहिए, नहीं दिया तो टीम अप्रूवल माना जाएगा कि मिल चुका है, ठीक है। अमेंडमेंट कर सकते हैं हम लोग, तो सब चीज़ में यहाँ पे था। तो कैंसिलेशन भी हम कर सकते हैं। नाउ टेस्ट योर नॉलेज। सर एक आधार ऑथेंटिकेशन था, वो लोग समझा दीजिए ना, अमेंडमेंट में आया। आधार ऑथेंटिकेशंस, अरे आधार का जो लिंकिंग, तो ऑथेंटिकेशन कैसे, OTP का थ्रू से जो आधार नंबर वो सबसे पहले मोबाइल नंबर से लिंक करने पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आधार का तुमको ऑथेंटिकेशन वेरीफाई करने पड़ेगा, बस वही तो होता है। थ्योरेटिकल पोर्शन, इसमें कुछ ऐसा कुछ नहीं है। एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा यहाँ से। एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएगा ना तुमको खुद पता है, तुमको खुद फील होगा कि हाँ ये एग्जाम में आने लायक है। एक CA के एग्जाम में थ्योरी सबसे पहले पूछता नहीं, जो ही पूछता है केस स्टडी पूछता है या फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तुम लास्ट 5 ईयर का क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस करेंगे, तुमको तो GST का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट 5 ईयर का क्वेश्चन पेपर RTP भी हम डिस्कस, तो तुमको कुछ समझ में आया किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है GST से। एकदम सिंपल है, बुक में तो काफ़ी डिटेल में दिया हुआ है, उतना डिटेल का ज़रूरत ही नहीं है तुमको एग्जाम पर्पज़ के लिए। बट एनीवे नॉलेज इज़ इम्पॉर्टेंट, स्पेशली रजिस्ट्रेशन का नॉलेज तो चाहिए होता है। आधा आदमी को तो पता ही नहीं था कि रजिस्ट्रेशन का तुम्हारा जो है नॉलेज वगैरह। एनीवे द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ जो भी है इंडस्ट्रीज़ का दिल्ली हैज़ एक्सीडेड द एप्लीकेबल थ्रेशोल्ड लिमिट 40 लाख, मतलब ओनली गुड्स बेच रहा होगा। 40 लाख जब भी आएगा मतलब ओनली गुड्स बेच रहा होगा, वो भी इंट्रा स्टेट, नॉट इंटर। इंटर में तो 20 लाख है। नाउ इट सबमिट द एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑन 20 सितंबर, तो 30 दिन का अंदर ही किया तो रजिस्ट्रेशन मिलेगा 25 सितंबर। तो बताओ इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कौन सा होगा, 1 सितंबर, राइट। टाइमली कर दिया था तो जिस दिन लायबल था वही होगा ना, अगर टाइमली नहीं करता तो जिस दिन मिलता वो होता, राइट। नेक्स्ट, तो किस टाइप का क्वेश्चन है समझे, तो एरिया पढ़ के समझ में आना चाहिए कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो मेहता टेली सर्विसेज इज एन आर्किटेक्ट इन लखनऊ, मतलब ये सर्विस दे रहा है, तो सर्विस एग्रीमेंट लिमिट कितना होगा 20 लाख। तो देखो 20 लाख है, एक्सीड किया 25 अक्टूबर को, तो 30 दिन का अंदर मतलब 25 अक्टूबर प्लस 30 करेगा तो अक्टूबर में कितने दिन बचा रहेगा, अक्टूबर में 5 दिन बचा, 5 दिन और वहाँ पे तुम्हारा और 25 30 अक्टूबर होता है ना कि 31 अक्टूबर, अच्छा 6 दिन, हाँ 6 और वहाँ पे तुम्हारा 19, 6 अक्टूबर तो 19 नवंबर तक हो जाना चाहिए था उसका, सॉरी 30 डेज ना, तो 6 और वहाँ पे तुम्हारा 24 नवंबर तक हो जाना चाहिए था। 20 + 30 करने से 24 नवंबर होता है, यहाँ तक अप्लाई हो जाना चाहिए था, बट वो लेट करके किया। अगर लेट करके किया तो ये डेट में नहीं, ये डेट उसके लिए इफेक्टिव होगा, ठीक है। In order to eligible for a grant of registration, a person must have a PAN. Yes. State one exception to it. वो जो UIN नंबर वाला एक्सेप्शन था ना, नॉर्मली पैन तो चाहिए होता है, बट उसका एक्सेप्शन था ना इस केसेस में, UIN गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वगैरह केस में पैन का ज़रूरत नहीं है। कहाँ गया, अंदर में है देखो, तो जैसा होता है पहले पढ़ा लेते हैं, छोड़ना कुछ ही मतलब एक बार अगर रीडिंग तो सबको मार लेना है, कहाँ से क्या क्वेश्चन है कोई ठीक नहीं, बट एक होता है ना 80% पे फोकस करो जहाँ पे हाई चांस रहता है।
पैन 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 कंपलसरी कहाँ गया इधर इधर। तो अदर ऑथेंटिफिकेशन का था। कहाँ गए रे पैन वाला, यहीं पे तो था, पीछे चले गए क्या? अरे कहाँ चले गए? पैन वाला कहाँ चले गए? होगा बुक में, मिल नहीं रहा अभी हमको ढूंढ के। यहीं पे कहीं पे था, याद नहीं, यहीं पे तो था यार, देख लेना, होगा मिल जाएगा तुम लोगों को। कुछ एक्सेप्शन भी था पैन का, कि कुछ कुछ केसेस पैन का ज़रूरत नहीं है। पैन नंबर इज मैंडेटरी फॉर एलिजिबल फॉर दिस। वन एक्सेप्शन था कि नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन के लिए, बिकॉज उसको तो पैन मिलेगा नहीं ना। सो NRTP जो नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन में बी ग्रांटेड रजिस्ट्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ अदर प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट इंस्टेड ऑफ पैन। ये था, उसको कुछ पासपोर्ट वगैरह देने, सेल्फ असिस्टेड पासपोर्ट का कुछ कॉपी वगैरह देने पड़ते हैं, अदरवाइज सब केस में पैन का ज़रूरत है। State which of the following supplier are liable to be registered? Agent supplying taxable goods on behalf of some other taxable person। तो एजेंट अगर दे रहा है तो रेसेस तो लेने पड़ेगा, कंपलसरी है ना। माना कि उसका टर्नओवर क्रॉस नहीं किया तब भी एज पर सेक्शन 24 कंपलसरी रजिस्ट्रेशन में था ना एजेंट का केस में। एन एग्रीकल्चरिस्ट है जो कि ना ओनली एग्रीकल्चरल आइटम बेचता है, तो उसका तो रजिस्ट्रेशन लेने का ज़रूरत नहीं है, राइट। नेक्स्ट, इसका लिखने का तरीका एक बार देख लेना। न प्योर ऑयल्स दिल्ली हैज़ सप्लाइड मशीन ऑयल एंड हाई स्पीड डीजल। तो हाई स्पीड डीजल जो है तो नॉन टैक्सेबल सप्लाई में है। इन दी मंथ ऑफ अप्रैल एज पर द डिटेल्स दिस न प्योर ऑयल इज़ नॉट एट रजिस्टर्ड। ये कंपनी अभी तक रजिस्टर्ड नहीं है। उसका टर्नओवर चेक करने पड़ेगा, इसका मतलब हम लोगों को कि ये ऐड होगा। हाई स्पीड डीजल माना कि नॉन टैक्सेबल है तब भी ऐड होगा ना। सप्लाई ऑफ मशीन ऑयल मेड इन पंजाब बाय पुणे ऑयल फ्रॉम इट ब्रांचेस लोकेटेड इन पंजाब। बट ये तो दिल्ली का है, बट ये तो पंजाब का है, तो ये क्या है? IPT, इंटर प्लांट ट्रांसफ़र डिस्टिंक्ट पर्सन। तो क्या तब तो काउंट होगा ना। डिस्टिंक्ट पर्सन पंजाब है दिल्ली है, दो अलग अलग रजिस्ट्रेशन है, तब तो ये भी काउंट होगा ना। कोई था ना वहाँ पे इंटर यूनिट ब्रांच ट्रांसफ़र, अगर डिफरेंट रजिस्ट्रेशन नंबर है, था ना वहाँ पे इंटर स्टेट सप्लाई अमॉन्ग द ब्रांचेस। अगर डिफरेंट स्टेट इन्वॉल्व है या फिर एक ही स्टेट डिफरेंट रजिस्ट्रेशन, तो वो भी तो काउंट होगा तुम्हारा, तो तीनों काउंट होगा। तो लिमिट तो क्रॉस कर ही जा रहा है। उसका कितना गुड्स बेच रहा था ना, तो कितना हो रहा है? 35 लाख, 35 से कम है तो सर ना 40 से कम है ना, तो लेने की ज़रूरत नहीं 40 में। एज पर ये कौन सा स्टेट है? दिल्ली है ना, ठीक है। तो पहले तुमको बताने पड़ेगा कि एज पर सेक्शन 4 नंबर क्वेश्चन था ना। एज पर सेक्शन 22 इस नोटिफिकेशन लिख रहा था, अ सप्लायर इज लायबल टू बी रजिस्टर्ड इन द स्टेट यूनिट फ्रॉम वेयर ही मेक्स अ टैक्सेबल सप्लाई अगर उसका टर्नओवर जो है एक्सीड करता है थ्रेशोल्ड लिमिट। और थ्रेशोल्ड लिमिट क्या था? 10 लाख था इन केस ऑफ मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड। 20 लाख था इन लोगों के लिए, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, पुडुचेरी। और बाकी सब के लिए तुम्हारा कितना था? 40 लाख था। अगर ओनली गुड्स बेचता है तो वो भी क्या, ये सब कुछ छोड़कर, एक्सेप्ट एडिबल राइस, कोका, तब पान मसाला, टोबैको और भी क्या 2-3 ऐड किया था ना, वो सब कुछ छोड़कर, ठीक है। नाउ द थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर अ पर्सन मेकिंग एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विसेज, उसका केस में कितना था? नॉर्मली इसका 10 लाख, ये सेम, इसका भी 20 लाख सेम रहेगा, बाकी केस में 20 लाख होगा, राइट। रेस्ट ऑफ के 20 लाख है। तो ये कौन है? ये तो तुम्हारा गुड्स बेच रहा है, ठीक है। नाउ एग्रीगेट टर्नओवर में ऑल टैक्सेबल सप्लाई, एक्सेप्ट सप्लाई, एक्सपोर्ट एंड इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ पर्सन हैविंग सेम पैन, जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्टिंक्ट पर्सन्स, ठीक है। डिस्टिंक्ट पर्सन्स सेम पैन है ना,
इंटर स्टेट दूसरा स्टेट से आ रहा है तो वो भी ऐड होगा तुम्हारा. सो द अबव इज कंप्यूटेड ऑन ऑल इंडिया बेसिस. तो फर्दर द एग्रीगेट टर्नओवर एक्सक्लूड ये जो हम लोग वहाँ पे रिवर्स चार्ज नहीं आएगा. दूसरा यहाँ पे माना कि तुम्हारा जो 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट होता है जिसमें से तुम्हारा पेट्रोलियम क्रूड है, मोटर स्पीड है, हाई स्पीड डीजल है, नेचुरल गैस है, एविएशन टर्बाइन फ्यूल है, ये सब में तुम्हारा जीएसटी नहीं है, जिसको हम लोग बोलते हैं एग्जाम सब नॉन टैक्सेबल सप्लाई. एग्जाम सप्लाई इंक्लूड्स नॉन टैक्सेबल सप्लाई. एग्जाम सप्लाई में जो एग्जाम है वो भी है, नॉन टैक्सेबल सप्लाई वो भी आता है. तो द सप्लाई ऑफ हाई स्पीड डीजल इन दिल्ली जो है बीइंग अ नॉन टैक्सेबल सप्लाई. दिल्ली से कौन सा बेच रहा है वो? दिल्ली से तो जो ऑयल है उनका मशीन ऑयल. तो मशीन ऑयल एंड हाई स्पीड डीजल ऑयल. ओके. So the supply of high speed diesel in Delhi being a non-taxable supply, it is an exempt supply and it is therefore including while computing it aggregate turnover. Include हो रहा है ना? हाँ तो although exempt supply है but तब भी include होगा ना, ठीक है, तब भी include होगा ना ये. So therefore aggregator calculation में हम लोग ऐसे 35 लाख आ रहा है तो ये तो लेस देन 40 लाख है, नॉट रिक्वायर्ड. अगर तुम इतना लिखोगी तो मार्क्स काटेगा. पहले तुमको बताने पड़ेगा शॉर्टकट में कि भाई लिमिट कितना है, कि नॉर्मली तुम्हारा लिमिट जो है इसके केस में 10 लाख है, इसके केस में 20 लाख है, इसके केस में 40 लाख है, और बाकी सब केसेस में 20 लाख है. ये सब बताने पड़ेगा. बताने के बाद तुमको फिर एग्रीगेट टर्नओवर का डेफिनेशन ही बताने पड़ेगा. उसके बाद तुमको ये मेन आंसर में लिखने पड़ेगा. ये तुम्हारा मेन आंसर है. डिपेंडिंग ऑन पोस्ट एग्जाम में तुम्हारे पास टाइम कितना है तो उस हिसाब से स्मार्ट एक्ट करने पड़ेगा वहाँ पे. ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन में आधा घंटा ले चले जाए. नो, नहीं टाइम है, छोड़ दो, डायरेक्ट यहीं से लिखो. ठीक है, इतना बता देना कि टर्नओवर लिमिट शॉर्ट में लिखना है. स्मार्ट कैसे होगा, तुम ये बता दो कि टर्नओवर लिमिट इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, ठीक है, इज 40 lakhs. सो हेंस इन दिस केस द टर्नओवर इज लेस देन 40 lakhs. दूसरा चीज़ व्हाइल कैलकुलेटिंग एग्रीगेट टर्नओवर एग्जाम सप्लाई विल आल्सो बी इंक्लूडेड. बस खत्म करके हम अपना सोल्यूशन पहले देखें. सॉल्व करके फिर नोट में देखो. हाँ, वैसे ही करना है. सॉल्व कर लेना है पहले. फर्स्ट यू सॉल्व, उसके बाद नोट्स में डाल दो. खत्म. क्वेश्चन नंबर 5. What will be your answer if in questions number 8 above, question number 8 कहाँ है रे भाई? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 है एक्चुअली. इन सीरियल नंबर पुणे ऑयल सप्लाई करता है हाई स्पीड डीजल इन दिल्ली इन द कैपेसिटी ऑफ एजेंट ऑफ मिक्स्ड ऑयल लिमिटेड. तो क्या होगा तुम्हारा आंसर? अगर पुणे ऑयल एज अ एजेंट नहीं, ओनली हाई स्पीड डीजल बेचता तो रजिस्ट्रेशन लेने का ज़रूरत नहीं था, बिकॉज वो एग्जाम सप्लाई बेचता है. बट वो बेच रहा है भी तो एज अ एजेंट बेच रहा है ऑफ मिक्स्ड ऑयल लिमिटेड. तो क्या होगा यहाँ पे? तो अगर एज अ एजेंट बेच रहे तो वहाँ पे जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है. बट यहाँ पे तुम्हारा ध्यान ये रखना है कि एग्जाम सप्लाई बेच रहे. इसका केस में देखते हैं आंसर कैसे दिए. शैल बी लायबल टू, एजेंट का केस में तो लेना ही है वहाँ पे इरेस्पेक्टिव ऑफ दी. बट हाउ एवर in the present case if Pure Oil supply high speed diesel well on behalf of this agent, it shall not be liable to registration because वो रजिस्ट्रेशन तभी लेने पड़ता है जब टैक्सेबल सप्लाई बेचता है. तो यहाँ पे तो टैक्सेबल सप्लाई नहीं ना, यहाँ पे तो नॉन टैक्सेबल सप्लाई बेच रहा है. रजिस्ट्रेशन लेने पड़ता है बट अगर टैक्सेबल सप्लाई बेच रहा है तो. और यहाँ पे जो सप्लाई बेच रहा है नॉन टैक्सेबल सप्लाई बेच रहा है ना, तो रजिस्ट्रेशन लेने का ज़रूरत नहीं है. ठीक है, क्वेश्चन घुमाया ना. नॉर्मली लेने पड़ता है बट एजेंट होगा तब भी. हाँ, अरे एजेंट का केस में लेने पड़ता है कब? अगर टैक्सेबल सप्लाई बेच रहा है. तो ये कौन सा सप्लाई बेच रहा है? ये नॉन टैक्सेबल सप्लाई है. नॉन टैक्सेबल सर. ठीक है. नाउ whether the examine whether the supplier of goods is liable to get registered. रजिस्ट्रेशन जरूर इंडिपेंडेंट केस, अलग अलग केस में. राघव ऑफ असम इज एक्सक्लूसिवली एंगेज्ड इन इंट्रा स्टेट, मतलब विद इन द स्टेट ही वो गुड्स बेचता है. ओके, विद इन द स्टेट से गुड्स बेचता है तो उसका केस में लिमिट कितना होगा तुम्हारा? 40 लाख. अगर इंटर स्टेट होता तो उसको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेने पड़ता. हिज टर्नओवर इन द करेंट फिनेंशियल ईयर दिखा रहा है 33 लाख है, नहीं ज़रूरत है. बट ही हैज़, असम में है वो, असम में शोरूम है. बट ही हैज़ अनदर शोरूम इन त्रिपुरा जिसका टर्नओवर 31 लाख है. तो बताओ, हम लोग टर्नओवर देखते हैं दोनों का मिला के देखेंगे तो 40 लाख हो गया. नहीं, त्रिपुरा में तो वो था 10 अरे टर्नओवर जो तुम रजिस्ट्रेशन के तो हम लोग एग्रीगेट टर्नओवर देखते हैं ना, कि स्टेट वाइज टर्नओवर देखते हैं.
एग्री का टर्नओवर देखते तो हैं ना। ऑलरेडी त्रिपुरा में 10 लाख पार कर चुका है तो लेना तो पड़ेगा। एग्री का टर्नओवर फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा चीज़, एक तो यहाँ से बट तुम त्रिपुरा क्या है तुम्हारा, कौन सा लिमिट में था त्रिपुरा का? मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, उसमें 10 लाख का लिमिट था। तो यहाँ पे लेने अल्टीमेटली 40 लाख में भी तुम फर्स्ट हो, यहाँ पे 10 लाख में भी फर्स्ट हो। अगर सपोज 40 लाख में तुम भूल जाती हो, बट कोई एक जगह तो तुम्हें अगर रजिस्ट्रेशन लेना है तो सब जगह लेने पड़ेगा जहाँ जहाँ से हम टैक्सेस अप्लाई करते हैं। ठीक है, इसका देखो ये लोग कैसे दिखेगा, सबसे पहले बताया गया सर एग्री का टर्नओवर का लिमिट क्या है। वही सेम जो 10 लाख 20 लाख 40 लाख वाला कहानी पूरा देखो यहाँ पे बताएगा पहले 6 नंबर कि एज़ पर दिस करके बोला कि सर मिजोरम त्रिपुरा में 10 लाख का लिमिट है, बाकी ये वाला स्टेट में 20 लाख का लिमिट है। ओनली गुड्स बेच रहे होंगे, ये तो गुड्स एंड सर्विस दोनों के लिए है, और इसके लिए तुम्हारा 40 लाख है ओनली गुड्स के लिए एक्सेप्ट दिस, और बाकी सब जगह तुम्हारा इसका मतलब 20 लाख है यहाँ पे। ठीक है, इन दिस केस राघव इज एलिजिबल फॉर हायर थ्रेशोल्ड लिमिट of turnover for registration, that is 40 lakhs, as he is exclusively engaged in intra-state supply of goods. However, since Raghav is engaged in supplying ready-made garment from a special category state, that is Tripura, the threshold limit get reduced to 10 लाख। नॉर्मली 40 लाख था उसको, बट वो बंदा त्रिपुरा से ही बेचता है तो उसका रिड्यूस कितना, ये सब था ना वहाँ पे केसेस में हम लोग किए थे स्पेशल केस में 10 लाख हो जाएगा। सो राघव को अगर 10 लाख टर्नओवर क्रॉस कर गया तो लेने पड़ेगा। तो फर्दर ही इज़ रिक्वायर्ड टू ओपन रजिस्ट्रेशन इन बोथ असम में भी एंड त्रिपुरा में, बिकॉज दोनों जगह से वो टैक्सेबल सप्लाई बेचता है। ठीक है, सिर्फ इतना लिखोगे तो मार्क्स थोड़ा से घटेगा, तो बट ये देने से मार्क्स तुमको 2.1 पॉइंट एक्स्ट्रा मिल जाएगा, बट ये भी है इतना बड़ा लिखने का ज़रूरत है शॉर्ट में। ठीक है, तो मेंशन नहीं करेंगे, इतना बड़ा लिखने का टाइम एग्जाम में मिल गया तो अच्छा बात है, इसीलिए तुमको बोला मॉक टेस्ट पेपर दो, देखो तुम लिख लाख के तुम 3 घंटे में क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहा है कि नहीं। मॉक टेस्ट का जो सॉल्व देता है उसमें तो सारा मेंशन करके रहता है सर। हाँ, तो तुमको क्या कर, तुमको थोड़ा स्मार्ट स्टडी करने का, एज़ पर जीएसटी लॉ, ये सब तो देने की जरूरत है, एज़ पर जीएसटी लॉ। ठीक है, अ सप्लायर इज रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड इन द स्टेट ऑब्लिक यूनियन टेरिटरी फ्रॉम वेयर ही मेक्स अ टैक्सेबल सप्लाई, अगर उसे टर्नओवर लिमिट क्रॉस कर जाता है थ्रेशोल्ड लिमिट को। नाउ थ्रेशोल्ड लिमिट इन केस ऑफ शॉर्ट में स्पेशल कैटेगरी स्टेट 10 लाख, इन केस ऑफ अदर स्टेट लाइक अरुणाचल प्रदेश ये वाला तुम मेंशन नहीं भी करेगा चल जाएगा। तुम्हारा क्वेश्चन में ये है, इसका रिक्वायरमेंट है नहीं है, तुम इसको मेंशन नहीं तभी चल जाएगा। एंड 40 लैक्स है अगर एक्सक्लूसिव गुड्स में जाता है, तो बस इतना बोल के लिखा जाएगा तो थोड़ा मार्क्स तो देगा रे भाई, कुछ तो मार्क्स देगा। पूरा लिखने का टाइम है तो अच्छा बात है लिखो, बट नहीं लिख पा रहा तो 10 लाख 20 लाख 40 लाख भी तो अगर मेंशन करे तो काफ़ी है। चलो पुलकित ऑफ पंजीम, अच्छा गोवा इज एक्सक्लूसिवली एंगेज इन इंट्रा स्टेट टैक्सेबल सप्लाई ऑफ शूज, तो 40 लाख का लिमिट है ना। उसका एग्री का टर्नओवर कितना है 22 लाख है, तो ज़रूरत नहीं है। अगर यही बात बोलते इंटर स्टेट है भाई तो करने पड़ेगा, तो इरेस्पेक्टिव ऑफ द टर्नओवर, इंटर मतलब विदिन द स्टेट बेच रहा है। हर्षित ऑफ हिमाचल प्रदेश का केस में कितना था 20 लाख, याद तो हमको भी नहीं रहता, हम कंसेप्ट पे फोकस करते हैं। हर्षित ऑफ हिमाचल प्रदेश देखना वो लिस्ट में था, हिमाचल प्रदेश 20 लाख वाला लिस्ट में था ना, हिमाचल प्रदेश नहीं था, हिमाचल प्रदेश में तुम्हारा 40 लाख ही ऊपर से है। पान मसाला सप्लाई कर रहा है, बीच में फॉल करेगा। अच्छा नीचे में कुछ और दिया है क्या? अच्छा ऊपर से, अच्छा पान मसाला फॉल कर सप्लाई, तब तो 20 में ही आएगा तुम्हारा। ये एग्रीगेट टर्नओवर इन दी करंट ईयर 24 लाख है, तो 20 लाख क्रॉस कर जाए तो उसके लिए कंपलसरी है। तो इसको देखो कैसे लिखा है, इसके लिए भी सही लंबा चौड़ा पहले बताएगा, कॉमन वाला जो लाइन है एक बार अगर लेंदी क्वेश्चन है तो एक बार तुमको बोल दिया तो 12 बोलने की जरूरत है ना। यहाँ पे क्या पुलकित जो है 40 लाख था, बिकॉज इन द 10 इज सप्लाई ऑफ गुड्स, ये पान मसाला था ना, सॉरी ये वाला, ये 40 लाख था नॉर्मली तुम्हारा, बट ये लिमिट जो 20 लाख हो जाएगा बिकॉज ऑफ पान मसाला में एक है बोल के, तो 20 लाख का केस में तुम्हारा रजिस्ट्रेशन होगा। हिमाचल प्रदेश में तो 20 लाख करके था ना, 40 लाख है। हिमाचल प्रदेश कोई लिस्ट में नहीं है ना स्पेशल कैटेगरी केस में। हाँ सर स्पेशल कैटेगरी में अरुणाचल प्रदेश था, देखो अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश तो नहीं है, अरुणाचल प्रदेश है। चलो अब ये वाला
एग्जामाइन whether the supplier is liable to be get registered in the following independent cases. क्या है তুমি বুঝতে পারছো তো? अंकित of Assam is exclusively engaged in intra-state supply of taxable service. तो 20 लाख लिमिट है उसका केस में. तो अगर टैक्सीबल सर्विस है भाई, सर्विस है केस में तो 20 लाख है. अगर स्पेशल कैटेगरी हो तो 10 लाख, अदरवाइज 20 लाख सबके केस में. नाउ हिज एग्रीगेट टर्नओवर इन द करेंट फिनेंशियल ईयर 25 लाख है, तो वो तो करना ही पड़ेगा. संचित ऑफ असम इज एंगेज इन इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ बोथ टैक्सेबल गुड्स एंड सर्विस, तो उसके लिए भी लिमिट कितना हो जाएगा? 20 लाख. नाउ सर टर्नओवर 30 लाख से तो यहाँ पर भी लेने पड़ेगा उसको. ठीक है. व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन? क्रेडिट वगैरह मिलेगा, वो सब है. इफ़ अ पर्सन इज मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई फ्रॉम अ डिफरेंट स्टेट्स विथ सेम पैन नंबर, नहीं देगा. ये सीएमए में दे सकता है, तुम लोग सीएमए तो देगा नहीं. यह पर्सन इज, एक लास्ट क्वेश्चन देते हैं ना थ्योरी का तुम लोगों का, वो थ्योरी लास्ट क्वेश्चन दे सकते हैं. योर पर्सन इज मेकिंग टैक्सेबल सप्लाईज फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स विद द सेम पैन, कैन यू ऑपरेट विद अ सिंगल रजिस्ट्रेशन? डिफरेंट स्टेट में टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है सेम पैन, क्या एक रजिस्ट्रेशन से हो जाएगा? नहीं होगा ना, अलग अलग स्टेट में अलग अलग रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा. कैन अ पर्सन हैविंग मल्टीपल, ये सब क्वेश्चन दे सकते हो तो तुम बता भी सकते हो अच्छे से. Can a person having multiple places of business in a state obtain separate registration for each place of business? Yes, एक स्टेट में सेपरेट ले सकते हैं. Is there a provision for a person to get himself one register? Yes, कर सकते हैं. Can the department through the proper officer suo motu register कर सकते हैं? Yes, कर सकते हैं. suo motu खुद से भी रजिस्टर करते, डिपार्टमेंट लगा कि नहीं तुमको लाइबल थी पर तुम की नहीं अप्लाई, तो रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड टू एनीवन इज परमानेंट, नहीं कैंसिल भी हो सकता है. इज नेसेसरी फॉर यूएन बॉडीज टू गेट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी? यूएन बॉडी का यूआईएन नंबर एक रहता है, उसकी ज़रूरत नहीं है. व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, अब तुम लोग यहाँ पे देख लेना. ठीक है, थ्योरी है. अब हम नेक्स्ट चैप्टर पे फोकस करते हैं तुम्हारा.